जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक हैं? आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है जी? अच्छा जी। सबसे पहले तो आप लोगों को वेलकम इस सेशन में। आपने ये क्लास ज्वाइन की और इंशाल्लाह हमारी ये जो मुलाकात है ये आगे रहेगी अगले 4 महीने क्लास में, और उसके बाद इंशाल्लाह हम राब्ते में रहेंगे व्हाट्सएप पे जब तक आप एग्जाम में नहीं चले जाते। तो मेरा नाम फहद नईम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं, और ऑब्वियसली कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा रहा हूँ। आपको थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि आपने एडमिशन लिया है। मुझे नहीं लगता आप में से कोई ऐसा बंदा होगा जिसको पैक वालों ने अपनी मर्जी से फेंक दिया होगा कि आप फलां टीचर के पास आपका नाम लिख दिया गया है। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा रहा हूँ जनाब मैं सीफएप लेवल पे, और साथ एक शुगर कंपनी में मैं सीएफओ के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो इधर विजिटिंग फैकल्टी है, दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों के साथ एक मुलाकात का शौक समझ लें या टीचिंग का शौक समझ लें, जो हम इकट्ठे होते हैं यहाँ पे, और दिन में हमारा जो काम है ऑफिस वाला वो करता हूँ। तो कॉर्पोरेट लॉ हमने पढ़ना है जी इस सेशन में। और जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बिल्कुल मेरी उम्मीद के मुताबिक उन्होंने यही सुना होगा कि कॉर्पोरेट लॉ बड़ा मुश्किल हो गया है। जब से ओपन बुक पेपर हुआ है तब से तो बड़ा शदीद मुश्किल हो गया, और बड़ा ही मुश्किल हो गया पास करना। आप कोशिश करें सारे बाकी पेपर पास करने के बाद लॉ में जाइएगा। इस तरह के कमेंट्स आपको सुनने को मिले होंगे आपके सीनियर से, जो आपसे पहले अटेम्प्ट दे रहे हैं, आपके बैचमेट से जो आपके साथ काम में होते हैं, जिसको उसके किसी सीनियर ने रूममेट ने समझाया होगा। इसी तरह की बातें हैं जी, सुनिए आपने, क्या ख्याल है? ठीक कह रहा हूँ मैं? ये तमाम लोग यहाँ पे मौजूद भी हैं, या सिर्फ मैं आपके सिर्फ नाम ही देख रहा हूँ? सबसे पहली चीज तो आप में से कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, कोई चीज डिस्कस करना चाहे, तो आप अपना माइक जो है अनम्यूट कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप लिख के मैसेज करें, आप बोल के भी पूछ सकते हैं। उसमें आपका भी टाइम सेव होगा, क्लास का भी टाइम सेव होगा, और आप अच्छे तरीके से अपनी बात समझा सकेंगे। और अगर कोई बंदा ओपन नहीं पूछना चाहता तो फिर वो मैसेज कर सकता है। मैसेज में आपको पता है ओपन की भी ऑप्शन होती है, और आप प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं। तो जो जिस तरीके से ईजी हो आप बिल्कुल उस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं जी। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि आपने सुना होगा कि कॉर्पोरेट लॉ बड़ा इजी, सॉरी बड़ा मुश्किल होता अपना हो गया है। और कोशिश करें बाकी पेपर पास करें फिर इधर जाएं, बड़ा मुश्किल है। मैं पेपर में गया था, मेरी इतनी अटेम्प्ट्स लग चुकी हैं, मेरे इतने मार्क्स आए, पेपर ही मैनेज नहीं हुआ। और सबसे हार्श कमेंट जो हमें सुनने को मिलता है, कॉर्पोरेट लॉ जो है हमें कोई गाइडेंस ही नहीं मिल रही इसमें। अभी तक कोई बंदा ऐसा नहीं है जो बेहतर तरीके से गाइड कर सके। कॉर्पोरेट लॉ में पेपर में जाते हैं कुछ और होता है, हमें कुछ और बताया जाता है। इस तरह के कमेंट्स आपको बड़े सुनने में मिले होंगे। अच्छा जी। December 23। जी बिल्कुल, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया जी, फर्स्ट अटेम्प्ट उनकी December 23 में है। यानी कि जो एक अटेम्प्ट ये आ रही है इससे नेक्स्ट अटेम्प्ट, तो इसमें क्या लॉ चूज करना बेहतर होगा? मेरे ख्याल में मैं तो मशवरा ही ये देता होता हूँ कि आप लॉ को उसी रीसेंट अटेम्प्ट में ना पढ़ें जिसमें आपने पेपर देना है। कुछ लोगों का इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि लॉ में अपडेट्स आती हैं, चेंजेस आती हैं, तो आप बिल्कुल एंड अटेम्प्ट में जाके पढ़ें ताकि आपको दोबारा से वो चेंजेस पढ़नी ना पड़े। चेंजेस अभी आई भी हैं तो बड़ी लिमिटेड सी चेंजेस होती हैं जी, एक आधे टॉपिक में, दो टॉपिक्स में कोई लिमिटेड सी चेंजेस आती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में लॉ को आपको अटेम्प्ट से पहले कवर कर लेना चाहिए, उससे पहले वाली जो क्लासेस चल रही होती हैं उसमें, ताकि आखिरी जो 6 महीने हैं उसमें आप ऑब्वियसली, अब हमारा ऑनलाइन मीडियम है तो इसमें रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल होती हैं जब तक आप पेपर में अपीयर नहीं हो जाते। तो रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल होंगी, उस अटेम्प्ट में आप खुद बैठ के जब तैयारी कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, चीजें जो कमी बेशी रह गई थी क्लासेस में वो कवर कर रहे होंगे, तो आपके लिए टाइम के शॉर्टेज वाला जो है ना वो मसला नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में बेहतर है इसी टाइम में आप क्लासेस लें। और दिसंबर में अगर आप अपीयर होने जा रहे हैं तो नेक्स्ट जून के बाद जो है आप अपनी तैयारी बैठ के करें। आपको आइडिया भी हो जाएगा क्लास लेके कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, ताकि आखिरी महीने में जाके आपको वो हसल ना हो। लॉ में बेसिकली जो आपने कमेंट्स सुने हैं जिसपे बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी सर ऐसा ही हमने सुना है, बड़ा मुश्किल है, पास नहीं हो रहा, लोगों के मार्क्स कम आ रहे हैं। बेसिकली ये कमेंट्स, आप आज से 1 साल पीछे चले जाएं तो तब के कमेंट्स तो मैं कह सकता हूँ कि इस तरह के थे, और किसी हद तक मैं एग्री भी करता था उससे। खास तौर पे पहली अटेम्प्ट जो थी और उसके बाद जब दूसरी अटेम्प्ट आई, तो इन दोनों अटेम्प्ट्स में आई कैप ने स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती की थी। मैं ओपनली ये बात कहता हूँ, खास तौर पे जो पहली अटेम्प्ट थी ओपन बुक होने के बाद, उसमें एग्जामिनर को आइडिया ही नहीं था कि मैंने स्टूडेंट से किस लेवल पे जाके चीजें पूछनी है, मैंने पेपर को मैनेज भी करना है। क्या इन बच्चों ने ओपन बुक होने के बाद ये पेपर 3 घंटे में करना है या सारा दिन देना मैंने उसको सॉल्व करने के लिए? तो इन तमाम चीजों को उसने इग्नोर करते हुए वो पेपर आपसे पूछा था, और ऑब्वियसली उसका रिजल्ट भी वैसा ही आया। और उसका ऐसा खौफ बैठा स्टूडेंट्स के दिल में कि नेक्स्ट टाइम में आपकी जो अपीयरेंस थी वही बड़ी कम हो गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम हो गए जो लॉ में अपीयर हुए। उस अटेम्प्ट में भी थोड़ा सा उसने पेपर को बेहतर किया था, लेकिन ऑब्वियसली उसके बाद कुछ फीडबैक भी उन्हें मिलता है, कुछ उन्हें भी आइडिया होता है, आई क्या बंदा तो कुछ नहीं कर रहा होता, तो पेपर बेहतर हो गया। अब जो लास्ट 2 अटेम्प्ट्स आपकी हुई हैं, जो अभी एक रीसेंट अटेम्प्ट गई है और एक से पहले वाली अटेम्प्ट, इन दोनों में पेपर जो लॉ का था वो बड़ा रीजनेबल था, मैनेजेबल पेपर है। अब आई कैप अपना बहुत बेहतर कर लिया उन्होंने उस पेपर को, स्टूडेंट्स को उन्होंने बड़ा क्वेश्चन दिया है उसमें। अब आपका पेपर 3 घंटे में मैनेजेबल होता है अगर अच्छे तरीके से आप पढ़ के जाएं। तो ये जो कमेंट्स आए थे आपके सीनियर्स ने, आपके बैचमेट्स ने आपको दिए, वो मेरा ख्याल है कि वो जो खौफ उनके दिल में पहली या दूसरी अटेम्प्ट वाला बैठा था उसके बाद वो अपीयर ही नहीं हुए। या जैसे कहा जाता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट हमेशा गोल्डन अटेम्प्ट होती है, और अगर उसका एक्सपीरियंस बुरा रहे तो बंदा उसके बाद डर जाता है उस सब्जेक्ट से।
तो उनके साथ भी कुछ इसी तरह का मामला हुआ। अब जो स्टूडेंट आए हैं, मैं भी आपको बताऊं, जो लास्ट अटेम्प्ट में कुछ स्टूडेंट थे जिनमें जो फर्स्ट अटेम्प्टर थे, पहली दफा आए, उन्होंने पढ़ा और बड़ा अच्छा फीडबैक आया कि सर बड़ा अच्छा पेपर हो गया। सेकंड लास्ट अटेम्प्ट में चले जाए, बिल्कुल ऐसे हुआ। मैंने देखा जो फर्स्ट अटेम्प्टर है उनकी रेशियो सबसे ज्यादा है पास करने वाले में। जो पहली दफा आते हैं, लॉ पढ़ते हैं, अपीयर हुए और पेपर पास कर लिया आराम से जाके। क्यों? क्योंकि उनके दिल में खौफ नहीं होता है। जो एक बुरी अटेम्प्ट वाला एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने वो नहीं देखा होता। तो वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, पेपर में जाते हैं और पेपर पास कर लेते हैं। तो आप में से जितने लोग पहले अटेम्प्ट में जा चुके हैं, अपीयर हो चुके हैं, उनके लिए भी, जो पहली दफा जा रहे हैं उनके लिए भी लॉ बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैंने एक रियलिटी आपके सामने रखी है कि कब कब मुश्किल था। अब ऐसी कोई बात नहीं है, लॉ बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं। अब हर बंदे की अपनी एक अप्रोच होती है। कुछ को न्यूमेरिक सब्जेक्ट बड़ा अच्छा लग रहे होते हैं, कुछ को थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट है वो बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। उसको साइड पे रख के देखा जाए तो लॉ में कोई ऐसी मतलब खास मुश्किल चीज नहीं है कि हम कहीं बड़ा मुश्किल पेपर हो गया ओपन बुक होने के बाद और पास नहीं होता, मैनेज नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है। अगर अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से आप टाइम देंगे, जो इसका टाइम रिक्वायर्ड है, अगर वो टाइम इसको देते हैं, आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लॉ पास कर लेंगे और पहली अटेम्प्ट में पास कर लेंगे जिसमें आप अपियर होने जा रहे हैं। और रिपोर्टिंग एंड ऑडिट के साथ बिल्कुल मैनेजेबल है जी। क्यों मैनेजेबल नहीं है? आप मुझे फाइनल का कोई पेपर बता दें जिसको आप छोटा समझ रहे हो। मैं तो तमाम पेपर को इक्वल समझता हूँ। लॉ है, चाहे टैक्स है, रिपोर्टिंग है, ऑडिट है, कोई भी पेपर है आपका इक्वल है। आपका इक्वल टाइम लेते हैं, वो रिक्वायर्ड टाइम उस सब्जेक्ट पे लगता है, फिर पास होता है वो। तो रिपोर्टिंग और ऑडिट के साथ आप लॉ कर सकते हैं। अटेम्प्ट आपकी कौन सी है? अगर जून में जा रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी इन तीनों सब्जेक्ट्स को लेके, और अगर दिसंबर में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास डबल टाइम है। तो दिसंबर में जा रहे हैं तो फिर तो बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन है ये, कि रिपोर्टिंग ऑडिट और लॉ पढ़ें। जो क्लासेस आप इस दफा ले रहे हैं, कोई कमी पेशी रह जाती है तो नेक्स्ट टाइम आप उसको कवर कर लें और आखिरी 6 महीने आपके पास अपनी तैयारी के लिए हों और रिलैक्स ना हो उसमें। आपकी क्लासेस मैंने ले ली हैं पहले, अच्छे तरीके से पढ़ें तो दिसंबर में इंशाल्लाह तीनों देके आप पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जनाब पहला दिन है, पहली हमारी डिस्कशन है। तो मैं आपके दिल में, आपके दिमाग में जो बातें किसी ने वो जो इंजेक्ट कर दी हैं, और सबसे ज्यादा ये जो इंजेक्ट हुई होती है ना बातें, आपके दोस्त, आपके सीनियर जो फर्म में होते हैं उनकी तरफ से इंजेक्शन होती है। किसी भी सब्जेक्ट को मुश्किल बनाना, किसी भी सब्जेक्ट को इजी बनाना, किसी भी पेपर को उसकी एक स्पेसिफिक अटेम्प्ट में कहना कि ये तो बस रगड़ा लगा दिया आई कैप ने, तो अगली अटेम्प्ट में ना जाना, इसमें और ज्यादा रगड़ा लगने वाला है। ये वहां से आपके जेहन में जो चीजें आती है ना, वो अब हम क्लास में बैठेंगे तो आपको एक रियलिटी मैंने दिखानी है कि यार बिल्कुल ऐसा नहीं है। लॉ एक आसान सब्जेक्ट है, जिस तरह कैफ में आपने पढ़ा था, आसानी से पास किया था, उसी तरह यहाँ पे भी आसान है, मुश्किल नहीं है। कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, वो आप पूरी कर लेंगे तो पेपर पास हो जाएगा। नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता आप भी अपने जूनियर को किसी को कह रहे होंगे कि यार बड़ा मुश्किल है, पास ही नहीं होता, समझ नहीं आती क्यों नहीं पास होता। वो समझ सारी आ रही होती है, बंदे को भी पता होता है कि वो गलती कहाँ पे कर रहा है। आइडिया होता है कि मेरी तैयारी में क्या कमी रह गई है, मैंने सिलेक्टिव स्टडी की है, मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, मेरी क्रैमिंग में इशू था, मैंने क्लासेस मिस की थी, मुझे कुछ टॉपिक नहीं आते थे। तो इस तरह का मामला होता है। तो कोई भी सब्जेक्ट आपका फेल होता है, वो आसान हो या मुश्किल हो। तो लॉ बिल्कुल मुश्किल नहीं है, पेपर इंशाल्लाह आपका पहली अटेम्प्ट में पास होगा, जिस भी अटेम्प्ट में आप प्रिपेयर होने जा रहे हैं। सिर्फ एक काम आपने करना है कि जो क्लास में हम चीजें पढ़ेंगे उसको साथ साथ उसी वीक में आप कवर करते जाएं। हफ्ते में 2 दिन हमारी क्लास होनी है, मंडे एंड ट्यूसडे। कुछ दिन आएंगे जिसमें हम थर्ड डे पे क्लास रखेंगे कुछ टॉपिक कवर करने के लिए। रेगुलर क्लास वैसे हमारी 2 दिन है, तो ये 2 दिन का काम उसी वीक में आपने कवर करना है। जब हम अप्रैल के एंड पे अपनी क्लास खत्म कर रहे हों तो कोई टॉपिक ऐसा ना हो जो आपने पढ़ा ना हो, जो आपकी नजर से गुजरा ना हो। बाकी टॉपिक वाइज जो चीजें हमने चलानी है वो मैं साथ साथ आपको बताऊंगा, किस टॉपिक को आपने किस तरीके से तैयार करना है। कौन सा टॉपिक है जिसकी शॉर्ट समरी हमने तैयार कर लेनी है तो वो इनफ हो जाएगी। कौन सा टॉपिक है जो बड़ी डिटेल में पढ़ना है। कौन सा टॉपिक है जिसमें आपसे न्यूमेरिक्स क्वेश्चन टेस्ट कर सकता है वो, और कौन सा है जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड रटा आएगा। कहाँ पे सिनेरियो बेस कर सकता है, और ओपन बुक का हमें कितना फायदा है। क्या ओपन बुक होने के बाद इसकी कोई पिक्चर चेंज हो गई है पेपर की, या हमें वैसे ही तैयारी करनी पड़ेगी। ये तमाम काम मेरे करने वाले हैं कि आपने किस टॉपिक को कैसे तैयार करना है, किस टॉपिक में जो प्रैक्टिस करनी है वो कहाँ से आपके पास आएगी, वो मैं क्वेश्चन दूंगा या मैं आपको पास पेपर्स में हाईलाइट करवाऊंगा या क्लास में डिस्कस करूंगा। ये टेंशन मेरे लेने वाली है। 4 महीने में हमने इस कोर्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे कवर करना है, ये भी मैंने सोचना है, आपके सोचने वाली बात नहीं है। किस टॉपिक में किस हद तक प्रैक्टिस चाहिए होगी ये भी मैं बताऊंगा आपको। कितनी लिस्ट है आपके उन टॉपिक्स की, किस लेंथ क्या है उसकी, किसी चीज के बारे में आपने परेशान नहीं होना। आपका सिर्फ एक काम है और वो है पढ़ना। आपको जो चीज दी जाए, जो प्रैक्टिस दी जाए वो आप करें, जो चीज कही जाए वो पढ़ें। इसके अलावा आपने किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी, कौन से टॉपिक में कौन सी चीज है नहीं है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, ताकि आप जिस क्लास में आके बैठे हैं आपको खुद ना सोचना पड़े कि इस किताब में से क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है। तो ये चीजें मैंने बतानी है आपको, आपने इन चीजों के ऊपर परेशानी नहीं लेनी। फिर एंड पे जब हमने जाना है, साथ साथ भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। एंड पे जब हमने जाना है तो आपके जो पेपर की मैनेजमेंट है, आपने किस तरीके से मैनेज करना है। जो रिसेंट पास पेपर्स आए हैं उसमें क्या क्या चीजें उसने पूछी हैं, पेपर का पैटर्न किस तरीके से वो बना रहा है, और उस पैटर्न को सामने रखते हुए आने वाली अटेम्प्ट में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको किस तरीके से तैयार करें। ये तमाम चीजें भी मैंने आपको बतानी है इन 2 घंटों में जो हम बैठेंगे इकट्ठे। मुझे उम्मीद है कि जब भी क्लास हमारी एंड होगी आपको अफाका महसूस होगा कि कुछ बेहतरी है, कुछ ना कुछ हमें पता चला है। तो एक तो मैंने आते ही आपको बताया कि आपने ये चीजें लॉ के बारे में सुनी है और आपने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही सुना है। दूसरा जी चीज जो चीज आपने लॉ के बारे में सुनी होगी वो ये कि सिलेबस ही बहुत ज्यादा है। एंड तक जी हमें तो सिलेबस ही नहीं कवर होता, हमें तो ये नहीं पता होता कितने टॉपिक हमारे इस सिलेबस के अंदर शामिल है। वो तो हम एक अपना लिस्ट खोल के बैठ जाए तो वो लिस्ट पढ़ने में इतना टाइम लग जाता है, तो हम पूरा जो सिलेबस है वो किस तरीके से कवर करेंगे।
ये एक बड़ी परेशानी स्टूडेंट्स के माइंड में होती है कि हम कैसे करेंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो सिलेबस में चीजें करने वाली है, मैंने जैसे पहले बताया आपको, कि मैं बताऊंगा आपको, ये मेरी परेशानी है, आपने ये परेशानी नहीं लेनी है। अगला सवाल जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, अभी तक आप लोगों की तरफ से आ जाना चाहिए था, सर बुक कौन सी पढ़नी है? कि ऑब्वियसली ओपन बुक हो गया है, तो पेपर में हमने किताब जो लेके जानी है साथ, आई कैप ने कौन सी अलाउ की है, कमेंट्री वाली किताबें अलाउड नहीं है वहाँ पे, कौन सी हैं जो बेयर एक्स हम साथ लेके जाएंगे, वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। वैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता होता हूँ, ऐसे इस्लाम की तरफ से जो बुक पब्लिश की जाती है, जो बेयर एक्स उनकी तरफ से कंपाइल किए गए हैं, वो बहुत बेहतर हैं। और अब चूंकि आई कैप ने रिंग बाइंडिंग की इजाजत दे दी है, तो अब आपको किताब बार बार नहीं खरीदनी पड़ेगी, जो जिनकी अटैम्प्ट दिसंबर या उसके बाद की है। बुक में अपडेट्स आपकी ऑटोमेटिकली लग जाती हैं, और ऐसे इस्लाम वाले जब एक दफा बुक पब्लिश करते हैं तो उसके बाद वो अपडेट्स आपको फ्री में देते हैं, कि कोई अगर अपडेट आ गई है और आई कैप ने इशू की है वो अपडेट, तो वो फ्री में देते हैं, आप अपनी बुक में जाके उसको ऐड कर लें, या उनको किताब दे दें, वो आपको खुद ऐड करके दे देते हैं जो पेजेस एक्स्ट्रा आए होते हैं। तो इन चीज़ों पे भी आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है। मुझे बताते हैं जी जितने लोग मौजूद हैं कि जी मसूद साहब, वो बुक आपको पैक से मिल जाएगी। अभी आज तक की मुझे अपडेट नहीं मिली है। एक एक पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, आपको आइडिया होगा कि किताब जब पब्लिश की जाती है तो उसमें कौन सी बारीकियां जिनका ख्याल रखा जाता है। तो अभी मुझे अपडेट नहीं मिली है कि कोई किताब वो मार्केट में उन्होंने अपडेटेड भेज दी है या नहीं। कल मैं आपको इसके बारे में बता सकूंगा, मैं उनसे अपडेट ले लेता हूँ ऐसे इस्लाम वालों से कि अगर किताब आ गई है तो आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं। वैसे पैक में अवेलेबल होती है, जो पैक का बुक सेंटर है, कुछ नंबर भी वो देते हैं जहाँ पे आप कॉल करें तो वो ऑनलाइन डिलीवर भी कर देते हैं आपको। मतलब ऑनलाइन आप पेमेंट करेंगे वो डिलीवर भी कर देते हैं, घर बैठे आपको किताब मिल जाती है। तो कल मुझे आप में से अगर कोई याद करा दे उस ग्रुप में मैसेज करके, जो हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप बना है, कि सर किताब के बारे में आपने बताना था, तो मैं वहां पे आपको अपडेट इंशाल्लाह कर दूंगा कि किताब आपकी कब आ रही है, और अगर आ गई है तो कहाँ से मिल जाएगी आप। और किताब आपने एक ही रखनी है, जो बेयर एक्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक ही आपने किताब, जी अहमद साहब मेरा ख्याल है अपडेटेड इस बारे में कहते हैं कि नेक्स्ट वीक में अवेलेबल होगी। तो बाकी मजीद मैं आपको कल कंफर्म कर दूंगा कि कब तक आएगी। तो किताब की जो मैं बात कर रहा था जी, एक ही किताब आपने रखनी है, कोई 3 4 5 किताबों की तरफ नहीं जाना, हमने अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। एक ही किताब, जो बेयर एक्स हैं आपके पास एक ही होने चाहिए, वो कंप्लीट होते हैं। आप अभी से उसको खरीदें, जब क्लास हम पढ़ रहे हैं बहुत सारी चीजें हमने स्पेड बेयर एक्स में से पढ़नी है। और उसकी रीजन ये है कि आप जब उस किताब को लेके जाएं एग्जाम हॉल में, तो आप फेमिलियर हो उसके साथ, कि वहां पे आप ओपन करें तो आपको पता हो कि इस किताब के साथ मेरी दोस्ती है। ये ना हो कि वहां जाके हमें पता ही ना चले कौन सा लॉ कहाँ पे है और किताब में खंगालना कैसे है, उसको ढूंढना कैसे है। ये चीजें भी हमने यहाँ पे बैठे सीख के जानी है, ताकि किताब अगर ओपन बुक उन्होंने पेपर किया तो हमें उसका फायदा भी हो वहाँ पे। तो अभी से वो किताब खरीद लें, उस पर अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें, जो जो जिस तरह वर्किंग आप करना चाहते हैं आप करें, उसके साथ दोस्ती लगाएं, ताकि आपको एग्जाम के 3 घंटे 15 मिनट में वो जाके आपकी हेल्प करें। तो मुझे बताते हैं जी जितने लोग अवेलेबल हैं, कि कितने लोग आप में से इस जून अटेम्प्ट में जा रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं आई कैप पे। अच्छा जी, माशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि ज्यादा लोग इसी जून के टाइम में जा रहे हैं, कोई एक दो लोग थे जिनका सवाल आया था कि वो दिसंबर में जा रहे हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्टर है जी, सॉरी ये क्वेश्चन वैसे पूछना नहीं चाहिए, बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे भी पता है कि इस तरह के सवाल नहीं पूछते होते, तो बाईपास करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अवैध साहब का तो लास्ट पेपर है जी, बेस्ट ऑफ लक आपको, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगस्त में आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे अपने आप को देखेंगे, क्वालिफाई करेंगे जरूर इंशाल्लाह। तो फर्स्ट अटेम्प्ट है या रिपीट कर रहे हैं, फर्क कोई नहीं पड़ता। जो एक से ज्यादा दफा दे चुके हैं पहले, जो अब देने जा रहे हैं दूसरी दफा, एक दफा पहले दे चुके हैं, उनके लिए स्पेशल मैं ये बात करूंगा कि जो पहले हो चुका है उसको माइंड से निकाल देना है, जो डर खौफ आपके दिल में लॉ का बैठा है उसको निकाल देना है, बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ, फ्रेश नॉलेज के साथ, और एक अच्छे कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन के साथ आपने जाना है लॉ के पेपर में, और ये पास होगा, ये मुश्किल नहीं है। आप अगर पीछे मुड़ के देखेंगे, जो आपकी पहली अटेम्प्ट थी, जो आपकी आपकी आप रह गए हैं, जिसमें कोई ना कोई गलती आपकी उसमें होगी, उस गलती को हमने दूर करना है। और जो भाई रिपीट करने जा रहे हैं, आज पहला दिन है, मेरा एक मशवरा है, अगर इस अटेम्प्ट में आप गए थे या इससे पहली अटेम्प्ट में, तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपने गलती कहाँ पे की थी, कितने भी मार्क्स आपके आए थे। अगर गलती आइडेंटिफाई किए बगैर जाएंगे तो फिर अंदर तुम पढ़ के चले जाएंगे, फायदा कोई नहीं। सबसे पहले आपने गलती आइडेंटिफाई करनी है कि गलती कहाँ पे थी, क्या पढ़ने में थी, क्या प्रैक्टिस में कमी थी, क्या पेपर नहीं मैनेज हुआ 3 घंटे 15 मिनट का, कहाँ पे कमी थी, कुछ टॉपिक मिस किए थे, कुछ सिलेक्टिव स्टडी थी, क्या इशू क्या हुआ है आपके साथ। जब तक उसको एड्रेस नहीं करेंगे, आपको दोबारा पढ़ने का, अंधाधुंध पढ़ने का फायदा नहीं होगा। अगर गलती ठीक ना हो, वो दोबारा से गलती हो जाएगी और फिर खुदा ना खास्ता ये नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए अगर मेरी गाइडेंस आपको चाहिए हो, मैं अवेलेबल हूँ, व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, आपको कॉल पे अवेलेबल हूँ, आप एक मैसेज छोड़ दें, ग्रुप में डिस्कस कर लें, इंडिविजुअली डिस्कस करना चाहते हैं, कोशिश मेरी होती है कि मैं तमाम स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स करूँ, पूरा सेशन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं रिस्पॉन्स करूँ, उनको अपना जवाब दूँ। कभी फौरी तौर पे जवाब मिल जाता होता है, कभी थोड़ी मसरूफियत होती है, तो शाम में सुबह किसी भी टाइम जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्स जरूर करूंगा, आपको जवाब जरूर मिलेगा। और ये जवाब मिलेगा अच्छे वाला, ये नहीं कि जवाब ही है मेरी तरफ से जी, तो ये वो वाला जवाब नहीं होगा। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी आपको बेहतर गाइड कर सकूं। तो जो खास तौर पे वो लोग जो पहले अपीयर हो चुके हैं, वो डिस्कस करें चीजें कि सर ये गलती हुई थी, इस चीज में कमी रह गई थी, इस वजह से मैं नहीं कर सका या कर सकी, तो इसमें अब देखें कि कैसे करना है हमने। तो 1 मिनट जरा मुझे दे दें, हम कैरी करते हैं जी।
अच्छा जी। तो किताब मेरे पास अवेलेबल अभी जो रिसेंट आपकी आई है वो भी अवेलेबल नहीं है, ताकि मैं अगर होती तो मैं आपको दिखा सकता। ये किससे पहले वाली है, एक मिनट जरा मुझे दें अगर। अच्छा जी। ये आपके सामने है, रेड कलर की बुक है, मेरा ख्याल है ऐसे इस्लाम के एक से ज्यादा एडिशन है। तो जो लोग जिनके पास पहले बुक नहीं है, ये एक बुक है जी रेड कलर की, आपके कॉर्पोरेट लॉज के ऊपर है, जो रिसेंट अटैम्प्ट में उनकी आई है, जो लास्ट अटैम्प्ट में, वो आपने लेनी है। रेड कलर की ऐसे इस्लाम, मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि इसमें अगर कोई चेंज हो या कोई गलती हो तो मेरा उनके साथ डायरेक्ट रहा होता है, उनसे डिस्कस करके फिर अपडेट्स भी मिल जाती हैं। बाकी अगर कोई इसके अलावा भी लेना चाहता है तो ऑब्वियसली बेयर एक्सी हैं, उन्होंने कंपाइल किए हैं, या आपके पास इसके अलावा कोई किताब है तो वो ऐसे नहीं है कि ज़ाया हो गई है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। हमने क्लास में कुछ मैं नोट शेयर करूंगा, कुछ हमने ऑब्वियसली वेयर एक्स करने हैं, साथ साथ मैं बताता जाऊंगा कि कहाँ से आपने तैयारी करनी है। तो ये किताब आप देख लें, जिन लोगों के पास नहीं है वो कोशिश करके ऐसे इस्लाम की बुक ले लें, जब भी मार्केट में आती है। अभी एक्सपर्ट ने बताया है कि नेक्स्ट वीक में वो पैक में अवेलेबल होगी। अच्छा जी। एक चीज जो स्टार्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों का ख्याल है कि कोई भी पेपर जो ओपन बुक हो जाता है ना, उसमें शायद अय्याशी लग जाती है। लेकिन आपने अपने सीनियर से भी सुना होगा कि ओपन बुक होने के बाद लॉ में वो रगड़े बड़ा लगा रहा है जी, वो पेपर पास ही नहीं हो रहा, ऑब्वियसली रेशो वो नहीं रही है, ना पेयर हो रहे हैं लोग उस तरीके से। तो ओपन बुक होने के बाद ये नहीं होता कि पेपर आसान हो गया है। ओपन बुक होने के बाद एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाती है। लोग वो खुश होते हैं जिनको रट्टे से नफरत होती है, वो कहते हैं कि अब रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। जो प्रैक्टिकल सिनेरियोस सॉल्व करने के शौकीन होते हैं या अच्छे तरीके से कर लेते हैं, उनके लिए बहुत बेहतर हो जाता है। ओपन बुक होने के बाद मैं कभी ये नहीं कहता कि लॉ आपने याद नहीं करना है। हाँ, ये जरूर है कि जो लंबी चौड़ी लिस्ट आपको दी जाती थी जगह जगह पे लॉ में, ये फलां रिपोर्ट के अंदर ये कंटेंट्स होंगे, फलां जगह पे ये कंटेंट्स होंगे, फलां जगह पे ये चीजें आपने मेंशन करनी है, वो तमाम चीजों से जान छूट गई आप, कि कहीं पे लंबी चौड़ी लिस्ट 8 10 12 पॉइंट्स आपके, और पूछता था आईकैप, इस तरह की लिस्ट हर टॉपिक में थी। और आईकैप के फेवरेट क्वेश्चन होते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेता था कि बताएं फलां के कंटेंट क्या है, क्या क्या लिखा जाएगा। उससे जान छूट गई है। आपको इस तरीके से लंबी चौड़ी चीजें याद नहीं रखनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉ में कुछ हमें याद नहीं करना पड़ेगा, बुक अवेलेबल है तो हम पेपर में वो सारा कुछ कर लेंगे। याद रखें, आईकैप ने ओपन बुक किया है इसको, लेकिन टाइम उतना ही रखा है। टाइम नहीं बढ़ाया उसने। ओपन बुक होने से पहले भी 3 घंटे 15 मिनट था, ओपन बुक के बाद भी 3 घंटे 15 मिनट है। लेकिन ओपन बुक के बाद हुआ क्या है कि रट्टे वाले क्वेश्चन निकल गए हैं और सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग आपकी ज्यादा आ गई है। तो सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग में आपको पता है सोचना पड़ता है, और सोच के चीजें फिर वहां पे लिखनी पड़ती हैं। सिर्फ आपने सोच के वहां पे बोलना नहीं है कि ये ऐसे ऐसे है जी, लिखना पड़ता है, और लिखने पे भी टाइम लगता है, सोचने पे भी टाइम लगता है। तो लॉ में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो है जनाब आपका टाइम मैनेजमेंट का। स्टूडेंट से टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा। वो जाते हैं, वो कहते हैं वापस आके सर पेपर हम 100% कर नहीं सकते, टाइम खत्म हो गया, एक क्वेश्चन रह गया, 2 क्वेश्चन रह गए। ये एक नॉर्मल फीडबैक है जो लॉ के बारे में मिल रहा है। लेकिन इस चीज को भी कवर करना है हमने जाने से पहले, और वो कवर कैसे होगी? पेपर याद रखना है, सिर्फ पढ़ने से पास नहीं होता है। पढ़ के उसको आपने उस लिमिटेड टाइम में एग्जाम प्रेशर में आपने कैसे डिलीवर करना है जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। जब ये सारा कुछ आप कर लेंगे फिर आपका पेपर पास होगा। और वो 3 घंटे 15 मिनट में डिलीवर करने के लिए घर बैठ के आपको एक दफा उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करेंगे तो आप वहां पे अच्छा डिलीवर कर सकेंगे। अगर हमने प्रैक्टिस ही पहली दफा जाके उस आईकैप के एग्जाम हॉल में करनी है, तो फिर आईकैप दोबारा बुलाता है प्रैक्टिस के लिए, और आपको पता है दोबारा उसने दिसंबर में बुलाना। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जिंदगी के बड़े कीमती दिन है, बड़ा अच्छा टाइम है जिसमें हमने इसको क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए ये है टाइम मैनेजमेंट के लिए कि आपने प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस बिल्कुल उसी तरीके से करनी है जिस तरह आप रिपोर्टिंग का पेपर पढ़ के, ऑडिट का पढ़ के, बीएफडी का पढ़ के आप कर रहे होते हैं। बिल्कुल वैसे ही लॉ की प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन आपके सामने आए, टॉपिक पढ़ लिया, क्वेश्चन आया, उसको लिखें बैठ के। जितने उसके मार्क्स हैं उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करें, जितने मिनट बनते हैं उतने मिनट के अंदर करें। जब क्वेश्चन को आप उसके रिक्वायर्ड टाइम में मैनेज करना सीख लेंगे, फिर हम उस क्वेश्चन से उठ के टेस्ट पे जाएंगे कि जिसमें 3 4 5 टॉपिक हो, और हम उसको विद इन टाइम मैनेज करना सीखें। उससे ऊपर उठ के फिर हम पूरे पेपर में जाएंगे कि अब पूरा पेपर करके हम देखें हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए, क्या 3 घंटे 15 मिनट में मैनेज कर पा रहे हैं हम। अगर घर बैठ के आप मैनेज कर पा रहे हैं तो बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आईकैप के पेपर में भी जब आप जाके बैठेंगे तो काफी हद तक उसको मैनेज कर लेंगे। जो बंदा 100 मार्क्स का पेपर कर आया आप में से, जो बैठता है आईकैप के हॉल में जाके और 100 मार्क्स का पेपर कर आता है, मैं गारंटी देता हूँ कि उसके चांसेस हैं 90% तक पेपर इंशाल्लाह उसका पास हो जाएगा। लेकिन अगर आप जब क्वेश्चन छोड़ के आते हैं ना, तो आप समझिए आप उसको प्लेट में रख के देंगे कि ये ले जी, ये मार्क्स तो आप वैसे ही मेरे साइड पे कर लें, बाकी में से मैंने लेना है। ऐसा नहीं होता कि 80 का किया तो 40 पे पास हो गया, पास आपने 50 पे होना है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, मैं हर दफा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, हमेशा याद रखिए पेपर 50 पे पास होता है। हम जब 100 को अपने जेन में रखते हैं ना, तो खौफ बैठा होता है यार 100 मार्क्स नहीं पूरे हो रहे। भाई 50 पूरे करने हैं आपने, और वो 50 पूरे करने के लिए आपकी टेक्निक क्या है ये डिपेंड करता है कि आपका मतलब किस तैयारी के साथ आप गए हैं। और वो हर पेपर में ऑब्वियसली डिफरेंट होती है। और मैं कहता होता हूँ हर पेपर में किसी भी सब्जेक्ट में आप जा रहे हैं, आपके सामने पड़े होते हैं 50 मार्क्स, आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है कि कहाँ कहाँ पे है। वो अगर आइडेंटिफाई करके इजी मार्क्स आपने ले लिए तो फिर 50 से ऊपर जितना जाते जाएंगे वो सिक्योर होते जाएंगे आप। तो कभी ये नहीं करना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी प्लेट में रख के उसको मार्क्स दिए हैं। 100 का करेंगे तो आप देखिए अगर 50 पे पास होना है तो 50 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास गलती का, कि अगर गलती हो गई है, एक हो गई, 2 3 4 8 10 गलतियां भी हो गई हैं, कोई मसला नहीं है। चीजें मिस हो गई हैं, कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि 50 का मेरे पास क्वेश्चन है यार, 50 पे पास होना। तो 50 51 पे पेपर आपका पास हो जाता होता है। 50 को माइंड में रख के चलना है। और ये ऑब्वियसली सारी स्टेप वाइज चीजें होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम पहले हफ्ते में स्टार्ट करेंगे तो आपका लॉ में कॉन्फिडेंस बन जाएगा, हम दूसरे हफ्ते में करेंगे कॉन्फिडेंस बन जाएगा। बल्कि कई दफा तो ऐसे होता है पहले 1 2 हफ्ते में हम पढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होता है। जब 3 4 5 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो एक दफा चीजें स्कैटर्ड हो जाती हैं, बंदे को समझ नहीं आ रही होती क्या करें सर, ये तो बहुत बढ़ता जा रहा है सिलेबस। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता वो एंड की तरफ जाते हैं, वो दायरा बंद होना शुरू होता है, तो फिर कॉन्फिडेंस आपका दोबारा डेवलप होना शुरू होता है। और आप आखिरी महीने में बैठ के जब तैयारी करते हैं तो यकीन करें, ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया एंड पे जाके, सर समझ नहीं आ रही है क्या पढ़े, सारा मैंने इतने अच्छे तरीके से पढ़ लिया।
और उनका बड़ा अच्छा फीडबैक भी आया, इंशाल्लाह रिजल्ट आने वाला है आपका आगे, अल्लाह ताला उनको कामयाब भी करे। तो ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, साथ साथ भी हमने इंशाल्लाह इनको वन बाय वन डिस्कस करना है, इनका आपने ख्याल करना है। सब्जेक्ट जब पढ़ना है तो सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, उस सब्जेक्ट को जो एग्जाम में आपने जाके उसकी टेस्टिंग होनी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है कि मैंने जाके वहाँ पे टेस्टिंग जो होगी उसमें मैं डिलीवर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और प्रैक्टिकल और एग्जाम में ऑब्वियसली यही फर्क होता है, एग्जाम में सबसे बड़ी लिमिटेशन टाइम की होती है, तो वो लिमिटेड टाइम में हमने कैसे डिलीवर करना है वो नेट प्रैक्टिस घर में करके जाएंगे तो मैच में जाके वहाँ पे हम अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेंगे। तो अच्छा जी, पेपर पे हमारी डिस्कशन हो गई। प्रैक्टिस का मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, जिस तरह आप रिपोर्टिंग की या बीएफटी के क्वेश्चंस की करते हैं उसी तरह लॉ में भी आपने प्रैक्टिस करके जाना है, उसके बगैर अब कोई चारा नहीं है। एक दौर था जब कहते थे लॉ खुद पढ़ ले पास हो जाएगा, अब वो दौर नहीं है। अब आपको इसमें गाइडेंस चाहिए थोड़ी ज्यादा, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप सब्जेक्ट में कितने तेज हैं। वो गाइडेंस होगी, क्वेश्चन करके जाएंगे, वो प्रैक्टिस होगी तो आपके लिए बेहतर होगा, आप पेपर पास कर लेंगे। अदरवाइज मसला हो जाता होता है वहाँ, आपको जब अपने तुक्के से चल रहा होता है ना बंदा, तो मसला हो जाता है वहाँ पे। आप प्रैक्टिस करके नहीं गए होते, किसी एक आधे टॉपिक में हमें पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या क्या है, वहाँ पे उसने डिफरेंट तरीके से पूछ लिया होता है, क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछे। तो मैंने तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये फीडबैक सुना है, सर ये था ही आउट ऑफ सिलेबस। भाई आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, आपने सिलेक्टिव स्टडी की थी, तो उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा। हम साथ साथ जो टॉपिक करेंगे मैं कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चन में एक अच्छा हमारे पास हेल्दी मटीरियल अवेलेबल है, कुछ में थोड़ा कम है, लेकिन अब चूंकि ओपन बुक के बाद आईकैप की अटेम्प्ट्स काफी हो गई हैं तो हमारे पास पेपर्स का भी एक अच्छा जखीरा जमा हो चुका है, वहां से भी अच्छे क्वेश्चन हमें अवेलेबल है। और आपको पता है सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है हमारी पास पेपर्स की है, जिसमें आइडिया हो जाता है कि एग्जामिनर किस लेवल पे जा रहा है, किस तरीके से चीजें पूछ रहा है आपसे। तो ये क्वेश्चन भी हम करेंगे। अच्छा, अब आते हैं इस डॉक्यूमेंट की तरफ। आपके सामने एक डॉक्यूमेंट ओपन है, ये है जनाब आपका सिलेबस आईकैप का। याद रखें, फाइनल का कोई भी सब्जेक्ट जब आप अपीयर होने जा रहे हैं उसमें, तो सबसे पहले आपने उसकी सिलेबस आउटलाइन देखनी है। आप क्लास ले रहे हैं उसकी या नहीं ले रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेबस देखे बगैर ना जाएं जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आपने आपसे उसमें कौन कौन से टॉपिक टेस्ट करने हैं, तब तक आपने तैयारी क्या करनी है। तो एक डायरेक्शन आपके पास होनी चाहिए। और ये सिलेबस ऑब्वियसली आप भी कहेंगे सर ऑब्वियसली बात है सिलेबस पता होगा तो हम जाएंगे। यकीन करें, मैंने इस तरह के लोग देखे हैं, लॉ में खासतौर पर ये मसला आता है कि एक टॉपिक आपके सामने उसने लिख दिया ना, उसने लिस्ट में देखा टॉपिक और वहां से जाके बुक में अंधाधुंध पढ़ना शुरू कर दिया, या डाउनलोड किया अपने पास उसके मौजूद था पढ़ना शुरू कर दिया। लॉ में अभी मैं आपको वन बाय वन में टॉपिक दिखाता हूँ, यकीन करें 90% टॉपिक ऐसे हैं जो बड़े सिलेक्टिव उसमें से चीजें हमारे सिलेबस में शामिल है, सारे का सारा टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। इवन कंपनीज एक्ट पूरे का पूरा हमारे सिलेबस में नहीं है। लोग कंपनीज एक्ट पढ़ना शुरू करते हैं और अंधाधुंध पढ़ी जाते हैं कि पेपर में कहीं से भी टेस्टिंग कर सकता है, तो अंधाधुंध कोई काम नहीं करना। एक डायरेक्शन में चलना है, एक रास्ता आपके सामने क्लियर होगा उसमें चलना है, नहीं तो हमारे लिए मसला हो जाएगा। फिर एग्जाम में जाके हम बैठे होंगे देख रहे होंगे कि ये कर क्या दिया उसने हमारे साथ। कोई आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? जी एनीवन? अच्छा जी, तो ये जो आपके सामने आपका सिलेबस है, सबसे पहले उसने ग्रेड आपको बताई है। लॉ के पेपर में 4 ग्रेड्स हैं जी हमारी, ABCD, उसने इसको डिफरेंट नाम दिए हैं और साथ उसने मार्क्स बताए हैं कि कितने मैं टेस्ट करूंगा। और आप देखेंगे A और D जो ग्रेड है आपकी, ये दोनों बड़ी हैवी ग्रेड्स हैं। A ग्रेड में आप उसने कहा मैं मैक्सिमम 45 तक जा सकता हूँ, और D में उसने कहा मैक्सिमम 40 तक जा सकता हूँ। ये दो ग्रेड्स आपकी बहुत हैवी हैं। B और C उसने इक्वल रखी है 10 से 15 और 10 से 15 की, और ऑब्वियसली इसके अंदर टॉपिक भी उसी हिसाब से होंगे। अब वो हमें ग्रेड वाइज बताता है नीचे आके कि वन बाय वन हर ग्रेड के अंदर कौन से आपके टॉपिक शामिल हैं। अब आप देखें जो ग्रेड A है आपकी, जिसको उसने सेक्टोरियल प्रैक्टिसेस का नाम दिया, उसमें उसने बड़ी लंबी चौड़ी सबसे लंबी जो आपकी लिस्ट है वो ग्रेड A में है, जिसका वेट उसने मैक्सिमम 45 तक रखा है। वो पूछता है 40 से 45 इसमें से टेस्ट करता है। वेट वाइज सबसे लंबी ग्रिड है, सबसे ज्यादा टाइम आपको इसमें लगता है, सबसे ज्यादा टॉपिक इसमें है और सबसे लेंथी टॉपिक इसके अंदर मौजूद है, और इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी इन टॉपिक्स की आपको नजर आएगी जब आप फील्ड में जाएंगे, जो ग्रिड A के अंदर मौजूद है। सबसे पहले उसने कहा जी कंपनीज एक्ट है आपका 2017। अब देखिए कंपनीज एक्ट उसने जो चीजें शामिल की हैं, कुछ उसने इसमें से चीजें निकाल दी हैं, बड़े उसने लिमिटेड से सेक्शन रख के बताए हैं कि फलां से लेके फलां सेक्शन तक या फलां फलां सेक्शन जो है वो आपके सिलेबस में है। 468 के बाद जाके आगे वो आपके सिलेबस में चीजें शामिल नहीं कर रहा, गिने चुने सेक्शन है जो वो शामिल कर रहा है। फिर कंपनीज एक्ट के एंड पे ये आपके जो सिलेबस है उसमें सबसे लंबा टॉपिक आपका यही शामिल है जी कंपनीज एक्ट का, और ये तोड़ के हमने पढ़ना है। ऑब्वियसली एक ही गो में हम पूरा कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ सकते, ना पढ़ेंगे। डिफरेंट टॉपिक्स हैं आपके इसमें, डिफरेंट उसने एड्रेस किए हुए हैं, डिफरेंट सेक्शन में जाके पोर्शन बनाए हुए हैं जो चैप्टर्स हैं इसके, वो साथ साथ हम पढ़ेंगे। फिर कंपनीज एक्ट के एंड पे उसने कुछ शेड्यूल दिए होते हैं जिसके अंदर फर्दर इन्फॉर्मेशन दी होती है कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के बारे में, कैफ लेवल पे आपने पढ़ा होगा। तो उसने फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल है जी कंपनीज एक्ट के 2017 के, वो हमारे सिलेबस में शामिल किए हैं। इसको भी इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या मेंशन करता है वो। नेक्स्ट जनाब उसने जो टॉपिक शामिल किया है कंपनीज पोस्टल बैलेट की रेगुलेशन है 2018 की। यकीन करें ये आधे घंटे का टॉपिक है और 3 या 4 पेजेस से ज्यादा नहीं चीजें इसके अंदर लिखी हुई। छोटा सा बिल्कुल टॉपिक है कंपनीज पोस्टल बैलेट का, और वो भी पढ़ने के बाद जब समरी हम देख लेते हैं इसकी, तो वो समरी दोबारा से देखने में एक दफा अच्छे तरीके से पढ़ के दोबारा देखने में 5 मिनट भी नहीं लगते। नेक्स्ट जनाब उसने कहा जी कंपनीज जनरल प्रोविजन एंड फॉर्म्स की रेगुलेशन है 2018 की। अब इसमें देखें आपके सामने वो चीज आ गई, इसमें उसने बताया है कि रेगुलेशन 8 से लेकर 30 तक आपके सिलेबस में है, यानी कि पहली 7 रेगुलेशन आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, और 30 से ऊपर भी जो रेगुलेशन है वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। ये वो गलती है जो स्टूडेंट अमूमन करते होते हैं, उनको पता ही नहीं होता जनरल प्रोविजन एंड फॉर्म्स की रेगुलेशन सारी की सारी सिलेबस में शामिल नहीं है, बड़ी लिमिटेड है जो हमारे सिलेबस का पार्ट।
तो ये लिस्ट देख के आपको पता चलेगा। अगर आप 15 दिन पढ़ेंगे तो पूरा टॉपिक पढ़ने बैठ जाएंगे, और कई दफा बड़े लंबे लंबे टॉपिक भी होते हैं। नेक्स्ट जनाब, कंपनीज की इन्वेस्टमेंट की, जो एसोसिएटेड कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की रेगुलेशन है 2017 की, प्योरली डिस्क्लोजर की ये रेगुलेशन है, और 5 या 6 पेजेस के ऊपर ये मुश्तमिल हमारी रेगुलेशन है। इसको भी मेरा नहीं ख्याल कि हमें 1 या 1.5 घंटे से ज्यादा लगेगा पढ़ने में, और आप भी जब पढ़ने बैठेंगे तो बड़ा कम टाइम लगेगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूटरी फंड की रेगुलेशन है, एक बड़ा अच्छा और टेक्निकल टॉपिक है जो यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। लेंथ इसकी वही दोबारा से 5 या 6 पेजेस हैं, लेकिन कुछ चीजें इसमें याद करने वाली हैं, इससे ज्यादा लेंथ नहीं है। लिस्ट आपकी लंबी है, लेकिन टॉपिक्स में जाकर लेंथ मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ कितनी है। फिर देखें जी, रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शंस का उसने रेगुलेशन हमारे सिलेबस में शामिल की है, और मजे की बात चेक करें, उसने कहा रेगुलेशन 3 से लेकर रेगुलेशन 6 तक सिर्फ 4 रेगुलेशन हमारे सिलेबस में शामिल है इसमें से, और यकीन करें 10 से 12 मिनट लगते हैं इसको पढ़ने। ये रिलेटेड पार्टी जो रेगुलेशन है इतनी छोटी है, 1 या 1.5 पेज इसका बनता है अगर इसको कंबाइन करें इन 4 रेगुलेशन को, इससे ज्यादा नहीं है, और 10 से 12 मिनट लगेंगे पढ़ने में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड की रेगुलेशन है, अगेन 4 पेजेस की रेगुलेशन है जी, आधे लेक्चर के अंदर हमारी ये कवर हो जाएगी। फिर जनाब कंपनीज इन कॉर्पोरेशन की रेगुलेशन है 2017 की, और इसमें भी देखें उसने कहा रेगुलेशन 2 से 10 तक और रेगुलेशन 15, यानी कि 8-10 रेगुलेशन आपके सिलेबस में शामिल है, लिमिटेड बाकी चीजें शामिल नहीं है, और ये भी अगेन दोबारा से 1 घंटे के अंदर हमारी आधे लेक्चर के अंदर ये कवर हो जाएंगी। प्राइवेट प्लेसमेंट की रेगुलेशन उसने कहा रेगुलेशन 4 तो रूल है, रूल 4 to 6 आपके सिलेबस में है जी, और 4 to 6 यानी कि 3 रूल सिर्फ आपके सिलेबस में है, और यकीन करें ये 1 पेज के ऊपर लिखे हुए रूल है, जिसको हमने सिर्फ एक दफा देखना है और ये हमें आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर क्या मेंशन है। फिर फर्दर इशू ऑफ शेयर्स की रेगुलेशंस 2020 की आती हैं, ये थोड़ी सी लेंथी है, मतलब 8-10 पेजेस हैं, लेंथी भी इतनी कि 8-10 पेजेस हैं आपके, ये हमारे 1 या 1.5 लेक्चर के अंदर हम इनको कवर करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। फिर जिस तरह कंपनीज एक्ट है उसी तरह एक सिक्योरिटीज एक्ट 2015 का है, कैफ लेवल पे अगर आपको याद हो, आपने प्रॉस्पेक्टस वाला पोर्शन एक पढ़ा था इशू ऑफ शेयर्स के साथ शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में, उसमें कुछ चीजें उसने सिक्योरिटीज एक्ट में शामिल की थी। उसकी भी देखिए बड़ा लंबा चौड़ा है सिक्योरिटीज एक्ट, लेकिन आपके सिलेबस में लिमिटेड है। सेक्शन 2, फिर सेक्शन 63 to 65, 3 सेक्शंस, और फिर 87 से 131, इसके अंदर 3 या 4 अलग अलग टॉपिक उसने डिस्कस किए हैं 87 से 131 तक, सिर्फ यही चीजें शामिल हैं। इसको भी पढ़ने में हमें 1 लेक्चर लगेगा, उससे ज्यादा ही लगेगा, थोड़ी सी लेंथ इनकी ज्यादा है। फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रूल बुक, जिसको हम इससे पहले लिस्टिंग रेगुलेशंस कहते थे, रूल बुक का चैप्टर 5 है जी हमारे सिलेबस, और ये चैप्टर 5 मेरा ख्याल है कि 2 लेक्चर में लगेंगे, थोड़ा सा लेंथी है, कोई 20-25 पेज इसके बनते हैं, और ये मस्ट बी टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन वो लाजमी पूछता होता है, इसको बड़े अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। बायबैक ऑफ शेयर्स की रेगुलेशंस आपकी जो लोग रिपीट कर रहे हैं उनके लिए इसके अंदर कुछ चेंज आया है बायबैक की रेगुलेशंस में, इस दफा वो आईकैप ने आपके सिलेबस का पार्ट बनाया है जो अपडेटेड रेगुलेशन है, तो ये जो टॉपिक है ये आपका चेंज हो चुका है, इसको आपने दोबारा से अच्छे तरीके से पढ़ना है। सब्सटेंशियल एक्विजिशन में भी चेंजेस आई हैं, कुछ इसके अंदर जो चीजें थी उसमें शामिल नई की हैं, कुछ पहले वाली इसके अंदर गलतियां थी वो उन्होंने खत्म की हैं। ये सब्सटेंशियल एक्विजिशन की जो रेगुलेशन है ये भी थोड़ी सी लेंथी है, 1 या 1.5 लेक्चर के अंदर हम इनको कवर करेंगे, कोई 10-12-15 पेज बनते हैं जिसके। इस ग्रेड के अंदर जो दूसरा आपका सबसे लेंथी टॉपिक है वो है पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी लेंथी है। इस पे 2 या 2 से ज्यादा लेक्चर हमें लग सकते हैं, ये टाइम टेकिंग आपका टॉपिक है, अच्छे तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा, और एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। ये जो कंपनीज आईपीओ कर रही होती है, नए शेयर इशू कर रही होती हैं, वो यही पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन है जिनको फॉलो करके वो शेयर इशू कर रही होती हैं। तो ये दूसरा लेंथी टॉपिक है जी आपके इस ग्रेड के अंदर, जिसको हमने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मैनर एंड सिलेक्शन, यकीन करें 2 से 3 पेजेस के ऊपर है, और आधे लेक्चर के अंदर हमने कवर कर लेना है। तो ग्रेड ए देखें, लिस्ट एक लंबी चौड़ी है आपके पास, लेकिन उस लिस्ट में मैंने आपको लेंथ बताई है कि देखें लेंथ जो हर टॉपिक की है वो कितनी कितनी है, जहाँ ज्यादा है जहाँ कम है। तो लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, सिर्फ लिस्ट को देखकर नहीं डर जाना कि बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट उसने दे दी है, हम तो ये कवर ही नहीं कर सकते, इतना लंबा चौड़ा कवर कैसे होगा जी सिलेबस हमारा। तो ग्रेड ए हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई। फिर ग्रेड बी में आए, जो उसने कहा जी मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, मिसमैनेजमेंट है, रीस्ट्रक्चरिंग है, रिहेबिलिटेशन है। इसके अंदर कंपनीज एक्ट के कुछ उसने सेक्शन शामिल किए हैं 276 से 292, क्योंकि इन सेक्शंस में यही चीजें उसने डिस्कस की हैं। उसके साथ उसी के रेलेवेंट जो एक्ट है और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो शामिल किए हैं। पहला कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज एक्ट है जी, सिर्फ 6 सेक्शन आपके सिलेबस में शामिल है, उसके पहले 6 सेक्शन, मेरा ख्याल है कि 3 या 4 पेजेस के ऊपर होंगे ये। और कंपनीज रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर एक्ट आपका कंपनीज एक्ट जो मौजूद है, और इसी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के रूल्स है 2019 के, ये सिलेबस में शामिल है, ये भी 3-4 पेजेस पे है, इससे ज्यादा नहीं है। फिर कॉर्पोरेट रिहेबिलिटेशन का एक्ट है 2018 का, उसमें भी उसने चैप्टर 1 और 2 हमारे सिलेबस में शामिल किया है सिर्फ, और साथ उसी कॉर्पोरेट रिहेबिलिटेशन की रेगुलेशन है 2019 की, ये भी 3 या 4 पेजेस पे है। ये जो हमारा पूरा बी ग्रेड है ना, ये सारे के सारे टॉपिक मेरा ख्याल है कि हमें 3 लेक्चर मैक्सिमम इस पे लगेंगे, और ये हमारे 10 से 15 नंबर हमारे कवर हो जाएंगे, बड़े अच्छे तरीके से कवर होंगे। आप देखेंगे इसमें बड़े हेल्दी क्वेश्चन आई के हमने पूछे हुए हैं। फिर आते हैं जी ग्रेड सी पे, जो स्पेशलाइज कॉर्पोरेट लॉज है, जिसमें कंपनीज ऑर्डिनेंस का एक सेक्शन उसने शामिल किया है 282। अब यहाँ पे सवाल आता है कि कंपनीज ऑर्डिनेंस तो खत्म हो चुका है, अभी तक उसने क्यों हमारे सिलेबस में शामिल किया है। कंपनीज एक्ट आ गया, अब तो कंपनीज एक्ट से पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 होता था, आपको अगर पता हो, तो कंपनीज एक्ट आ गया है हमारे सिलेबस में, वो शामिल है। 1984 उसने सारे का सारा खत्म कर दिया था, सिर्फ एक सेक्शन उसने छोड़ा था उसमें कि सेक्शन 282 एज इट इज एप्लीकेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि वो एनबीएफसी के बारे में था, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के बारे में। कंपनीज एक्ट में उसने कोई बात नहीं की, उसने कहा वही ऑर्डिनेंस में जो बातें मैंने की है वो एज इट इज वैसे ही रहेंगी एप्लीकेबल। तो वो एक सेक्शन उसने शामिल किया है। एनबीएफसी के 2003 के रूल्स है, और देखिए सिर्फ 7 रूल है हमारे सिलेबस में शामिल, इससे ऊपर नहीं है, वैसे बड़े लंबे चौड़े रूल हैं।
फिर कंपनीज, सॉरी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एनबीएफसी की रेगुलेशन है 2008 की, ये उसमें से उसने चंद गिनी चुनी रेगुलेशन आपके सिलेबस में शामिल की हैं कि ये रेगुलेशन आपके सिलेबस में शामिल है। इसी पार्ट में उसने पहले शामिल नहीं था, पिछले एक साल में उसने किया। इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस के चंद देखे बड़े लिमिटेड सी चीजें हमारे सिलेबस में शामिल की हैं, और बैंकिंग कंपनीज का ऑर्डिनेंस 1962 का, वो भी बड़ी लिमिटेड चीजें उसने शामिल की हैं। ये जो हमारी ग्रेड सी है, इस पे हमें, मेरा ख्याल है कि 4 लेक्चर लगेंगे एनबीएफसी प्लस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पढ़ने में, और 10 से 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब आते हैं जी लास्ट ग्रेड पे, और मजे की बात चेक कीजिएगा कि अदर रेलिवेंट लॉज में जब हम आए तो ऊपर हमने इसके मार्क्स देखे थे, बड़े हेल्दी मार्क्स थे। कितने मार्क्स अभी देख के आए हैं भला हम इसमें? जी, 30 to 40 मार्क्स हम देख के आए हैं कि इतने वो पूछेगा आपसे। लेकिन लिस्ट जब आप देखते हैं ना, देखें यहाँ पे खत्म हो चुका है। ये आपकी वो ग्रिड है जिसमें आपको पास करवाना है। अगर अब मैं स्मार्ट वर्क पे आऊं, जो मैं अमूमन स्टूडेंट्स को कहता होता हूं कि हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क से पेपर पास होंगे। अब आपने स्ट्रेटजी अपनी डिफाइन करनी है, यहीं पे देख के स्ट्रेटजी सामने नजर आ जाती है कि यार मैंने कैसे तैयारी करनी है। आप देखें 40 नंबर का उसने पेपर यहाँ से पूछना है, और 40 नंबर का पेपर पूछने में टॉपिक देखें कि कितने हैं, 6 टॉपिक हैं आपके सामने। और इन 6 टॉपिक्स में जब मैं आपको जाता हूँ ना, आप देखें पहले को भी डिस्कस करते हैं। कॉम्पिटिशन एक्ट है जी, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, यकीन करें आधे लेक्चर में कवर होगा। 4 या 5 पेज हैं जो मैंने आपके साथ इसके नोट शेयर करने हैं कॉम्पिटिशन एक्ट के चैप्टर 1 एंड 2 के, आधे लेक्चर में, यानी कि 1 घंटे में कवर होगा। और 1 या 1.5 घंटा आपको खुद बैठ के पढ़ना पड़ेगा, इससे ऊपर इस पे मेहनत नहीं लगेगी। फिर हम आते हैं जी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2010 का, और उसके साथ उसकी कुछ रेगुलेशन है। ये एक लेक्चर है हमारा, एक लेक्चर में हम ये टॉपिक कवर कर लेते होते हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आमला का एक क्वेश्चन, और मस्ट भी ये टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है, लाजमी पूछ रहा है, उसने 40 पूरे कहां से करने हैं। फिर थर्ड पे आते हैं, हमारा जो कोड है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस 2019 की, और पब्लिक सेक्टर कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स है 2013 के। इस पे हमें लगेंगे 2 से 2.5 लेक्चर। ये मैं कहता होता हूँ लॉ में सबसे जो आसान टॉपिक है आपका इस पूरे सिलेबस में, वो ये है। क्यों? क्योंकि इसमें उसने लॉ वाली वर्डिंग नहीं लिखी हुई, स्ट्रेट आसान अल्फाज में लिखा हुआ है। सीसीजी, ये भी मतलब ये टॉपिक है आपका। अब आते हैं जनाब एक नया टॉपिक, उसने पेमेंट सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर शामिल किया है। चंद उसके सेक्शन गिने चुने 5-6 सेक्शन है। ये मेरा नहीं ख्याल हमें लेक्चर में भी इस पे 20 मिनट से ज्यादा लगेंगे पढ़ने में, और आपको घर जाके भी 20 मिनट से ज्यादा इस पे टाइम नहीं लगने वाला। ये इस टॉपिक को तो मैं समझता हूँ ये है ही नहीं, इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ सकता, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रटे वाला पूछेगा। एक टाइम में वो पहले पूछ चुका है, पास करवाने वाले टॉपिक्स में से अगर टेस्ट हो जाए। और एंड पे जनाब कोड ऑफ एथिक्स है, जो आप ऑलरेडी हर सब्जेक्ट के अंदर पढ़ रहे हैं। आप देखें ये लिस्ट आपके सामने, इसमें पहला जो टॉपिक था फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल, जो फॉरेक्स का है, उसके 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 19 एंड 20। ये थोड़े से लेंथी हैं, तो दोनों चैप्टर एक एक लेक्चर में हम कवर करेंगे। और ये वो टॉपिक है जो आज तक आईके आपने पूछा ही नहीं था, मतलब सेकंड लास्ट अटेम्प्ट तक आईके आपने पूछा ही नहीं था। ये ग्रिड जो आपके सामने मैंने आपको दी है ना, ये इससे पहले ऐसे नहीं होती थी। आपकी जो फर्स्ट ग्रिड का पार्ट था, पार्ट ए, वो सबसे लेंथी था, उसी में से ज्यादा टेस्टिंग करता था। अब उसने जब ग्रिड डी को इतनी वेटेज दे दी ना, पहले तो मुझे प्रैक्टिकली वैसे यकीन ही नहीं हुआ। मैं नहीं समझता था कि आईकैप इसमें से इतने मार्क्स टेस्ट कर सकता है, कैसे टेस्ट करेगा। लेकिन आईकैप ने टेस्ट करके दिखाए पिछली दोनों अटेम्प्ट्स के अंदर कि मैं टेस्ट कर सकता हूँ। और ये जो फॉरेक्स वाला टॉपिक है, ये कभी आईकैप ने टेस्ट नहीं किया था। मतलब कभी कभी क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा था उसने, कोई एक आधी अटेम्प्ट में को रटे वाला क्वेश्चन पूछ लिया हो। लेकिन जब से ग्रिड चेंज हुई है, अब इसमें से 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो आप देखें, एक तरफ हमारे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें उसने हमें कोई 18-20 टॉपिक बताए हैं, उसने कहा है मैं 40 नंबर पूछूंगा। एक तरफ हमारे सामने 6 टॉपिक हैं, और नजर आ रहा है एक बड़ी लिमिटेड लिस्ट है, बड़ी लिमिटेड इनका वेट है, वो करके हम 40 नंबर पूरे कर रहे हैं। तो हमारे लिए क्या बेहतर होगा कि हम कम टाइम लगा के 40 नंबर पूरे करें, या ज्यादा टाइम लगा के 40 नंबर के पीछे भागें जो हमने ऊपर पढ़ा है। ऑब्वियसली लॉजिक ये कहती है कि जहां पे टाइम कम लग रहा है, मेहनत कम लग रही है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। अब स्मार्ट वे में हमने जाना है, चीजें देखनी है कि कौन से एरियाज हैं जिनको मैंने ज्यादा हिट करना है, पकड़ना है, जहां पे मैं सिलेक्टिव स्टडी का सोच ही नहीं सकता। कौन सी ऐसी ग्रिड है जहां पे मैं कुछ कह सकता हूं कि एक आधा टॉपिक आपका थोड़ा वीक भी है तो खैर है, लेकिन ग्रिड डी में आपका कोई टॉपिक वीक नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 40 पूछ रहा है, तो आपने टारगेट करना है कुछ 40 में से मैंने 30+ मार्क्स लेने हैं, इतने अच्छे तरीके से मैंने इसको पढ़ना है। फिर मैंने बाकी ग्रिड्स की तरफ जाना है, 10 से 15, 10 से 15, और फिर पहले वाली ग्रिड में ऑब्वियसली चीजें आसान भी हैं। मोस्टली उसमें शेयर कैपिटल वाला पोर्शन है कंपनीज एक्ट के साथ जो हम करेंगे। तो इस तरीके से सोच के चीजों को करेंगे तो कर लेंगे। अदरवाइज आप खुद देखें, जो स्टूडेंट बगैर ये ग्रिड देखे, बगैर सोचे चले जाते हैं, और फिर टॉपिक जब करते हैं सिलेक्टिव स्टडी, आपने ग्रिड ए में जब कोई टॉपिक छोड़ा, लेट्स अज्यूम, मैं कहता हूं आप छोड़ देते हैं जनाब यहाँ से, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को छोड़ देते हैं, आप इंप्लॉय कंट्रीब्यूटरी को छोड़ देते हैं। एक टॉपिक आप अच्छे छोड़ने का मतलब ये कि अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सके, आता है लेकिन बहुत अच्छा नहीं आता, तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी जो टेस्टिंग की है वो परसेंटेज कम है। लेकिन अगर आप ग्रिड डी में जाएं और आप फॉरेक्स ही छोड़ के चले जाएं, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल है यही आप छोड़ के चले जाएं, तो आप देखेंगे यहाँ पे परसेंटेज जो है, प्रोबेबिलिटी वो ज्यादा है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड 15 नंबर आपके पेपर में से निकल गए जो आपको नहीं आते। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कौन सा टॉपिक है जिसमें मैं सोच ही नहीं सकता कि मैं इसको वीक रखूंगा या मैं इसको पढ़ के नहीं जाऊंगा। तो ग्रिड डी आपकी कंप्लीट वो टॉपिक्स हैं जो आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, और हम इंशाल्लाह क्लास में बड़े अच्छे तरीके से कवर करेंगे इनको। क्लियर है जी? यहां तक कोई आपकी तरफ से कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो? जी, मोहसिन ग्रिड लाजमी फॉलो कर रहा है वो, उसने लास्ट 2 अटेम्प्ट्स के अंदर इसको फॉलो किया है। कोई 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, अदरवाइज वो फॉलो करता है, जो गाइडेंस को दे रहा है उसको फॉलो करता है।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये एक ऐसी गाइडेंस होती है जो आईकैप ने आपको सामने रख के इशारा दिया होता है कि यार ऐसे ऐसे तैयारी करके आए। तो ये आप, मैं सिर्फ लॉ में नहीं कह रहा, आप बाकी भी कोई सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं उसमें लाजमी तौर पे आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस आपकी, सिलेबस आउटलाइन क्या है और ग्रेड क्या क्या है, कौन से टॉपिक आपने अच्छे तरीके से करने हैं। तो वहां पे आप ये सोच सकते होते हैं, आपको पेपर पैटर्न का आइडिया हो जाता है कि अल्टरनेट अटेम्प्ट्स में क्या पूछ रहा है, मस्ट ये टॉपिक कौन से हैं, कौन से ऐसे हैं जो एक साल बाद पूछ लेता है वो। तो आपको ये आइडिया हो जाती है चीजें। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इंकरेज कर रहा हूँ फ्लेक्टिव स्टडी को, मैं ये कह रहा हूँ लास्ट मंथ में जाके फिर आपका फोकस उन टॉपिक्स पे ज्यादा होता है जो मस्ट अपीयर है और जिनके चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा जी, कितने लोगों को आप में से आइडिया है कि आई कैप हर अटेम्प्ट में एक एग्जाम गाइडेंस इशू करता होता है? कभी सुना है उसके बारे में आप, कि स्पेसिफिक एग्जाम गाइडेंस आई कैप की तरफ से इशू की जाती है? ये स्पेसिफिक एग्जाम गाइडेंस जब तक आपको नहीं पता होगी तब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि जो टेस्टिंग आई कैप ने करनी है, खासतौर पे जो लॉ के आपके सब्जेक्ट हैं, टैक्स है और कॉर्पोरेट लॉ है, आपको पता ही नहीं होगा कि उसके सिलेबस में कौन सी चीजें आई कैप ने शामिल करनी है। एक तो होता है आई कैप अपने सिलेबस में चीजें शामिल करता है, सिलेबस आपका फिक्स है। अब लॉ का आपको पता है इसमें अपडेट्स आती रहती है, हर लॉ जो है दूसरे दिन चेंज हो रहा होता है, कोई रेगुलेशन है नई आ रही हैं, कुछ चीजें हैं वो चेंज हो रही हैं। तो कौन सी अपडेट्स मार्केट में आई, एससीसीपी की तरफ से इशू की गई और वो आईकैप ने आने वाली अटेम्प्ट में टेस्ट करनी है, ये हमें आईकैप एक डॉक्यूमेंट इशू करता है, उसमें बताता है। उस डॉक्यूमेंट को वो नाम देता होता है स्पेसिफिक एग्जाम गाइडेंस का। हमारे स्टूडेंट्स को उसका आइडिया नहीं होता है, बहुत सारे स्टूडेंट उसका नहीं पता होता है। अभी 3 या 4 दिन पहले आईकैप की तरफ से वो गाइडेंस इशू की गई है। उस गाइडेंस में आईकैप ने बताया है कि ये लॉ में अपडेट्स जो आई हैं आने वाली अटेम्प्ट में आपके सिलेबस में शामिल हैं, मैं टेस्ट करूंगा। अब वो जो मैं बात अभी कर रहा था कि आपको बताऊंगा कि बुक की अपडेट्स आती हैं तो फिर बुक आपकी इशू होती है। बुक आपकी जो ये पब्लिशर इशू करते हैं, ये आईकैप की उस गाइडेंस का वेट करते होते हैं कि ये गाइडेंस आएगी, उस गाइडेंस के मुताबिक वो नए लॉ उसमें शामिल करेंगे और फिर बुक आपकी मार्केट में आएगी। तो 2-4 दिन पहले आईकैप की तरफ से गाइडेंस आई है, अगर मैं आपके साथ वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे शेयर कर सकूं। अच्छा जी, आप देख रहे हैं जी आपकी स्क्रीन पे ये डॉक्यूमेंट है जिसको उसने कहा है जी सीफैब एग्जामिनेशन गाइडेंस, और ये स्पेसिफिक है समर 23 के अटेम्प्ट के लिए। दिसंबर 27 इसकी डेट है, लेकिन आईके ने अपनी साइट पे जनवरी 5 पे अपलोड की थी, 4 दिन पहले। और इसमें देखिए सब्जेक्ट आपको बता रहा है सारा। वो कह रहा है पहले इसने सीफैप 1 का बताया कि अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होगी, आईएफआरएस का कौन सा एडिशन एग्जामिनेबल है। हमारे लिए जो रेलिवेंट है वो सीफैप 2 है जी। कॉर्पोरेट लॉज एंड प्रैक्टिसेस, ओपन बुक पॉलिसी की गाइडेंस वो आपको देता है। फिर स्पेसिफिक लॉ के बारे में जाके बताता है। अब ये जो लोग जो पहले लॉ पढ़ चुके हैं उनके लिए स्पेसिफिकली ये चीजें देखिए, चंद चीजें उसने शामिल की हैं। जिन लोगों ने पहली अटेम्प्ट के अंदर क्लासेस ली हैं उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा चेंजेस हमारे सिलेबस में शामिल नहीं हुई है, इस दफा बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आई है। ये उसने एक बताया कि फलां एसआरओ इशू हुआ था फलां डेट पे, और उसमें कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड की रेगुलेशन, अभी हम सिलेबस में देख के आए हैं, आपको मैंने बताया था कि डिविडेंड की रेगुलेशन है, उसके अंदर कुछ चेंज आया है फलां एसआरओ के थ्रू। आई क्या कहता है ये एग्जामिनेबल है आपके लिए, ये मैं टेस्ट करूंगा। और ये चेंज कुछ भी नहीं है, एक पैराग्राफ उसने पूरी रेगुलेशन के अंदर चेंज किया है, वो हम देखेंगे कि क्या चेंज हुआ है। आपकी जो नई किताब आएगी उसमें ऑटोमेटिकली ये एसआरओ उसने इनकॉर्पोरेट किया होगा, वो अपडेटेड बुक आपको देंगे, आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई गलती उसमें नजर आए उस किताब में तो आपने ग्रुप में शेयर करना है, मेरे साथ शेयर करना है, ताकि हम पब्लिशर को बता सकें कि आपकी तरफ से गलती है। और अमूमन गलती हो जाती है पब्लिशर की तरफ से, किताब में कुछ अपडेट आते हुए कोई मिस हो गई है, गलती उन्होंने कर दी, अगर पढ़ते हुए आपको नजर आए तो जरूर उसको हाईलाइट करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स का उसमें फायदा हो जाए। दूसरी जो चेंज उसने शामिल की है जी, हम भी एक टॉपिक देख के आए थे सब्सटेंशियल एक्विजिशन और टेक ओवर्स का, उसके अंदर वो कहता है सितंबर 30 में एक एसआरओ आया था, कुछ चेंजेस आई थी, वो एग्जामिनेबल है। तो जिन लोगों ने पहले पढ़ा है वो इस टॉपिक को दोबारा से पढ़ें अच्छे तरीके से, को बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है लेकिन चेंजेस जरूर आई हैं। तीसरे नंबर पे जनाब जो मेजर चेंज आया है वो आपका बायबैक की रेगुलेशन में आया, जो भी हम पढ़ के आए थे बायबैक ऑफ शेयर्स की रेगुलेशन उस लिस्ट में, वो भी उन्होंने कहा जी 6 सितंबर 2022 पे चेंज हो गई है, अब मैं चेंज वाली रेगुलेशन आपसे टेस्ट करूँ। तो जो चेंजेस उसमें आई हैं वो टेस्ट करेगा। ये 3 जो चीजें हैं उसमें हमारे सिलेबस में शामिल की हैं, तो आपको इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो अपडेट्स आई हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जो अपडेटेड रेगुलेशंस हैं वही हम क्लास में कवर करेंगे। जो पहली दफा पढ़ रहे हैं उनको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि इससे पहले क्या होता था। जो पहली दफा पढ़ चुके हैं दूसरी दफा पढ़ रहे हैं वो देखेंगे चेंजेस क्या आई हैं और चेंज को इनकॉर्पोरेट करके अच्छे तरीके से वो पढ़ लेंगे। और ऐसा ब्लंडर नहीं मारना कि पहले वाली किताब हो उसमें चेंजेस ना हो। अमूमन आई कैप टेस्ट कर लेता होता है, जो टॉपिक चेंज होता है या चेंज होने वाला होता है या खत्म होने वाला होता है, एग्जामिनर उसको लाजमी टेस्ट करता है। तो बायबैक की आपके सामने इस दफा चेंज हुई है, एग्जामिनर अगली दफा इसको टेस्ट करेगा। मैं अगर एग्जामिनर हूं तो मैं बैठ के उसके पास फ्रेंड को देखते हुए इसको टेस्ट करूंगा कि नई चीजें आई हैं, क्या स्टूडेंट कवर करके आए हैं इसको। तो एग्जाम गाइडेंस आपने लाजमी देख लेनी है बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी। ये आपका जो सिलेबस और एग्जाम गाइडेंस है, ये दोनों चीजें आईकैप की साइट पे हर वक्त अवेलेबल होती हैं, स्टडी रिसोर्सेज वाले पोर्टल के अंदर जो उसका पार्ट है उसके अंदर शामिल होती हैं, वहां से उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मकसद ये चीज बताने का ये था कि डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। ये ना हो कि आपको किसी चीज का पता नहीं है और इधर उधर से आपने जो सुना किसी सीनियर से नोट्स ले लिए, कहीं से कोई किताब पकड़ ली और पढ़ना शुरू कर दिया। हर अटेम्प्ट, आने वाली अटेम्प्ट में कुछ चीजें चेंज हो रही होती हैं, उनका खासतौर पर आपने ध्यान रखना है। लॉ के जो सब्जेक्ट होते हैं आपके चेंज होते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर कॉर्पोरेट लॉ का बताया, नीचे उसमें टैक्स का बता रहा है, ऑडिट का बता रहा है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो रिवाइज हुई हैं जो मैं आपसे टेस्ट करूंगा। क्लियर है जी? अभी तक कोई अफाका हुआ है आपको?
अच्छा जी, अब जो लोग पहली दफा लॉ पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी सी जो गाइडेंस देनी है ताकि उन्हें पता हो कि किस तरीके से चीजें टेस्ट होती हैं। देखिए, लॉ में जो मुश्किल आई है ना वो ये है, हमें मसला नहीं था अगर वो क्वेश्चन हमसे टेस्ट करे और नीचे हमें बता दे फलां लॉ के तहत हमें जवाब दे दें, और आपके लिए वाकई मुश्किल नहीं होगा, आप किताब आपके सामने होगी, वो टॉपिक खोलेंगे, जाके आप देख के गाइडेंस लेके कोई थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करके 50% तक तो आप ले ही लेंगे। मसला लॉ में ये हुआ, एक उसने टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसा पूछना शुरू किया जिसमें वो लॉ का रेफरेंस नहीं देता है। वो आपको सिनेरियो आपके सामने रखता है और कहता है मुझे जो रेलिवेंट लॉ है उसमें से इसका जवाब दे। तो ये पूरी लिस्ट में से ना आपको देखना पड़ता है कि कौन से लॉ में से उसने स्पेसिफिकली चीजें पूछी हैं। अच्छा, हम सोचते हैं कोई मसला नहीं है हमारे लिए, ऑब्वियसली एनबीएफसी के बारे में पूछेगा तो एनबीएफसी के यही लॉ है, वहीं से जाके जवाब दूंगा। मसला वहां पे आता है जब कोई कंपनी या कोई सिनेरियो इस तरह का वो टेस्ट करे जो आपका एक से ज्यादा जगह पे रिलेट कर रहा हो, तो हमसे फैसला नहीं हो पाता कि ये चीजें कौन सी हैं जो मुझसे टेस्ट कर रहा है, कहां से है मैंने जो टेस्ट करना है। ये सबसे बड़ी गलती है जो स्टूडेंट वहां पे करते हैं, और ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन होता है जो विदाउट रेफरेंस ऑफ लॉ आता है। वो लॉ का रेफरेंस नहीं देता, वहां पे वो आपसे पूछता है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मुझे ये चीज बता दें, और आपको पहले लॉ ढूंढना पड़ता है, उसमें फिर प्रोविजन देखनी पड़ती है। लेकिन इस चीज को कैसे कवर करना है हमने, ये चीज होती है प्रैक्टिस से कवर। और सबसे ज्यादा मसला इस तरह के क्वेश्चन करने में उन लोगों को होता है जो सिलेक्टिव स्टडी करके गए होते हैं, और हमने सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, हमने 100% अपना कोर्स कवर करके जाना है जब एग्जाम में जाना है। तो ये मसला इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम एग्जाम में जाके ये इस मसले को हम बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें, इस तरह के क्वेश्चन को। दूसरा जनाब, जिन लोगों ने लॉ पहली दफा पढ़ना है, लॉ में ये होता है, ऐसा नहीं होता कि एक चीज एक जगह पे लिख दी गई है। इसमें सबसे बड़ा मसला होता है चीजें ना स्कैटर्ड है, एक टॉपिक इधर लिखा हुआ है उसी के बारे में दूसरी चीज दूसरे टॉपिक में कहीं लिखी है, तीसरी जगह पे कहीं पे लिखी हुई है। हमने इन चीजों को रिलेट करना होता है आपस में, और वो रिलेट वाला जो जो तरीका है ना, वो सबसे बड़ी गाइडेंस जो मैंने आपको देनी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको गाइड करूं उसके बारे में। ये वो एरिया है जिसमें मैंने गाइड करना। बहुत सारी चीजें बड़ी आसान अल्फाज में लॉ में लिखी होती हैं, हम पढ़ भी लेते हैं, मसला नहीं होता है। मसला वहां पे होता है जब बात आधी वहां पे लिखी होती है, आधी किसी और जगह पे लिखी होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये कंपनीज एक्ट है आपके सामने। कंपनीज एक्ट में आप शेयर कैपिटल वाला पोर्शन देखेंगे जो सेक्शन 60 से स्टार्ट हो जाता है और सेक्शन 90 प्लस तक वो सेक्शन एरिया चलता है शेयर कैपिटल वाला। डिफरेंट उसके बारे में चीजें बताएंगे। अब उसी एरिया के अंदर वो बताता है कि कंपनी ने अगर ऑलरेडी शेयर इशू किए हैं और फर्दर शेयर इशू करना चाहती है कंपनी, तो क्या करेंगे। अब वो कंपनीज एक्ट के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 83, वो आपको बताता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि सेक्शन 83 में वो चीज लिखी है और उसके बाद उसके ऊपर अलग से रेगुलेशन मौजूद है जो आपके सिलेबस में शामिल है, जिसको नाम उसने दिया फर्दर इशू ऑफ शेयर की रेगुलेशन का। अब जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि आधी चीज इसकी कंपनीज एक्ट में लिखी है, आधी फलां रेगुलेशन के अंदर लिखी हुई है, और आधी चीज मतलब ये एक एग्जांपल है जिसमें दो लॉ है, तो कई दफा ऐसे होता है तीन या तीन से ज्यादा भी होते हैं जहां पे चीजें लिखी होती हैं। ये चीजें मैंने आपको क्लास में बतानी है कि ये देखें इसके बारे में चीज यहाँ पे लिखी है, इसके बारे में बाकी चीज फलां रेगुलेशन के अंदर लिखी है, फलां चीज फलां रूल्स के अंदर लिखी है, फलां रूल बुक के अंदर ये चीज इसके बारे में मेंशन है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको इसके बारे में जितना मैक्सिमम वो गाइड कर सकूं, ताकि आपका वो ट्री पूरा बन जाए, और जब आप एक टॉपिक पढ़ने बैठे तो हमने लॉ को इस टॉपिक वाइज लिस्ट के हिसाब से नहीं पढ़ना जो आपके सामने है, जो टॉपिक विद इन टॉपिक है उसके हिसाब से पढ़ना है। कि शेयर कैपिटल का पोर्शन खोलने बैठे हैं तो उसमें देखें फर्दर इशू कर रहे हैं तो कंपनीज एक्ट और फर्दर इशू इकट्ठा करें। इसी तरह आपने जब बायबैक का देखना है तो कंपनीज एक्ट के अंदर एक सेक्शन आपको बताया जाएगा बायबैक का है, और फिर बायबैक की अलग से रेगुलेशन भी आपको मिलेंगे कि यहाँ पे बायबैक की रेगुलेशन है। जब आप किसी को टेक ओवर करने जा रहे हैं उसकी कुछ रेगुलेशन भी हमारे पास मौजूद हैं, उसके बारे में सिक्योरिटीज एक्ट के बारे में भी कुछ चीजें लिखी हुई हैं। ये चीज हमने इस क्लास में बैठ के सीखनी है, क्योंकि जो किताब मैंने आपको बताई है ना अभी, ये जो रेड कलर वाली किताब है, ये जो बेयर एक्ट आपके पास होंगे, इसमें हर चीज उसने अलग अलग लॉ बताए हैं। उसने फर्दर इशू रेगुलेशन अलग बताई होगी, कंपनीज एक्ट अलग होगा, और सिक्योरिटीज एक्ट अलग होगा, रूल बुक अलग होगी, बेयर एक्ट उसने कंबाइन करके कंपाइल करके आपको यहाँ पे दे दिए। एग्जामिनर ऐसे नहीं पूछता है, एग्जामिनर इकट्ठी चीजें पूछता है। वो अगर 15 नंबर का सवाल पूछ रहा है तो उसमें से कुछ चीजें कंपनीज एक्ट, कुछ फर्दर इशू, कुछ रूल बुक, कुछ कहीं कहीं पे लिखी है, ये स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठी करनी है। तो इसके लिए स्टूडेंट पूछते होते हैं कि सर कहीं पे कोई हमें गाइडेंस मिल जाए। एक तो क्लास में हमें गाइडेंस मिलेगी, मैं आपके साथ वो नोट्स तो शेयर करूंगा, उसमें कोशिश होगी चीजें इकट्ठी हों। दूसरा एक किताब हमने जो पैक की पब्लिश की हुई है, उस किताब में आपको तमाम ये चीजें इकट्ठी एक चैप्टर में मिल जाती है। वो किताब आप एग्जाम में अपने साथ नहीं लेके जा सकते, सिर्फ एक कमेंट्री बुक है, और उसमें आपको ये हेल्प जरूर मिल जाती है कि तमाम टॉपिक इकट्ठे हमने कर दिए हैं, चैप्टर वाइज बना दिया है कि शेयर कैपिटल से रेलेवेंट फला चैप्टर है, उसमें जहां जहां पे लॉ में चीजें आपके सिलेबस में शामिल इकट्ठी एक जगह हो गई हैं, उसे रेलेवेंट पास पेपर उसी चैप्टर के एंड पे लिख दी है। ये थोड़ी सी मेहनत आप लोगों के लिए की गई है। आप में से जो बंदा इस गाइडेंस के लिए वो किताब खरीदना चाहता है कि इकट्ठे टॉपिक एक जगह पे मिल जाए और आखिरी महीने में जाके रिवीजन में उसको मसला ना हो, तो वो किताब वो परचेज कर सकते हैं आप, लेकिन सिर्फ एक हेल्पिंग बुक के तौर पर। एग्जाम में लेके जाने के लिए वो किताब नहीं है, एग्जाम के लिए आपकी यही बेयर एक्ट है जो आप अपने साथ लेके जाएंगे। क्लियर है जी। तो पहले दिन से मैं बात ये स्टार्ट करता हूँ, एंड तक लेके जाता होता हूँ कि यार आपकी जो सबसे ज्यादा चीज जो मैटर करेगी ना, वो आपका कॉन्फिडेंस होगा। तो कॉन्फिडेंट रहना है, कहीं पे कोई लॉ में परेशानी हो, कहीं पे लगे चीजें काबू में नहीं आ रही, स्कैटर्ड हैं, बिखर रही हैं, मेरे पास आना है, मेरे साथ डिस्कस करनी है कि सर ये मसला आ रहा है, इसको एड्रेस करें। मेरा आपके साथ की मुलाकात का मकसद ही ये है, ये खाना पूरी नहीं करनी है अपनी क्लास में बैठ के कि आप आए हैं, आपने खाना पूरी की, क्लास ले ली है, आधी क्लास लाइव ले ली है, आधी रिकॉर्डिंग में ले ली है, अब सर बोरिंग बातें कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग ले लूंगा, और जब जिम्मेदारी पूरी होगी एक सर से बोझ उतर गया कि मैंने क्लासेस सारी ले ली है। नहीं, मकसद यहाँ पे जो 2 घंटे हमने बैठना है, इस इंटरेक्शन का कोई फायदा हो तो आपने ये क्लास लेनी है। अगर फायदा नहीं हो रहा तो मैं रिकमेंड नहीं करता आपको कि आप अपना टाइम जाया करें, वो 2 घंटे फिर आप किसी और प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगा लिया, खुद पढ़ के अगर कर सकते हैं वो करें। क्लास आपको अगर प्रोडक्टिव लग रही है और कोई फायदा हो रहा है तो आपने आना है और वो फायदा आपने लेना है।
ठीक है जी, उस फायदे के लिए थोड़ी सी जो एफर्ट आपकी तरफ से चाहिए वो आपने करनी है। मैंने आपको बताया ये तमाम चीजें, आपने क्या क्या पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ये मैं बताऊंगा आपको, ये मेरी टेंशन है लेने वाली। आपने सिर्फ पढ़ना है। और अगर सिर्फ एक काम भी आप ये नहीं कर सकते तो मायूसी वाली बात है कि आप कहेंगे सिर्फ पढ़ने वाला काम है वो भी हम नहीं कर सकते, तो ये बड़ा मसला हो जाएगा। लॉ पढ़ेंगे तो पास होगा, और लॉ पास होगा तो क्वालिफाई करेंगे, जान नहीं छूटती इससे। आसान है, पहली टाइम में जो लोग जा रहे हैं वो इसको माशाल्लाह पास कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से पास कर रहे हैं। एग्जामिनर भी अब बड़ा आप कह लें कि मेच्योर हो गया है, अब आपसे वो उस तरह की चीजें नहीं टेस्ट करता जो फर्स्ट टाइम में उसने जैसे की थी। पेपर मैनेजेबल होता है, 3 घंटे के अंदर अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है। अच्छा जी, अगली बात, ये जो हम ऑनलाइन मीडियम में बैठे क्लास पढ़ रहे हैं ना, इसमें मेरी तो आपको एक तस्वीर नजर आ रही है, और मैं बोल रहा हूँ आपको नजर भी आ रहा हूँ। आप में से कोई बंदा मुझे नजर नहीं आ रहा होता। आपका जो रिस्पॉन्स है मुझे चैट बॉक्स में मिल रहा होता है। कोशिश करनी है कि आप एक्टिव रहें क्लास के दौरान, और ये जो कम्युनिकेशन है हमारी, ये वन वे ना हो, ये टू वे होनी चाहिए। अगर आप क्लास में अलाइव रहेंगे तो क्लास बजाते खुद अलाइव रहेगी। अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मुझे थोड़ी देर बाद लगेगा मैं दीवार के साथ बातें कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो कई दफा ऐसे होता है स्टूडेंट क्लास में लाइव होता है लेकिन सो रहा होता है। ठीक है जी, बड़ी बातें होंगी सोने वाली, यकीन करें। अपनी आवाज के ऊपर मुझे किसी किस्म का कोई रेस्ट नहीं है। खौफनाक आवाज है, बच्चों को डराने वाली आवाज है, फैमिली में मैं मशहूर हूँ कि बच्चों को डरा देता हूँ। लेकिन सी फैब में बड़ी नींद आती है मेरी बातें सुन के बच्चों को। क्यों? क्योंकि हमारा लॉ सब्जेक्ट एक ऐसा है, ऐसी ऐसी लोरियां होती हैं कि अभी कुछ हो के उठा दोबारा से नींद आनी शुरू हो जाती है। तो इस चीज को कवर करेंगे, मैं भी कोशिश करूंगा कि इस तरह की कहानियां आपको कम सुनाऊं। आपने भी कोशिश करनी है और इंटरेक्टिव रहना है। जो चीज भी मसला कर रही है, आपको क्वेश्चन कोई भी माइंड में आ रहा है, विदाउट एनी हेजिटेशन पूछें। मैसेज करके पूछना है, माइक ऑफ ऑन करके अपना पूछना है, ग्रुप में पूछना है, सेपरेट आपने पूछना है, ओपन ऑफर है। एक कोशिश जो मैंने जब से मैं टीचिंग कर रहा हूँ मैंने की है, और मैंने पहले आपको बताया, मैंने ये कोशिश की है कि मेरा स्टूडेंट को मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे ना तो वो खाली ना जाए, कोई ना कोई उसको जवाब उसका मैं कोशिश करके जरूर देता हूँ, कि कोई कोई भी क्यूरी जो आई है वो मतलब अनआंसर्ड ना हो। मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं हर क्वेश्चन का जवाब दूं, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी ग्रुप के अंदर आप लोग मौजूद होते हैं तो वहां पे मोस्टली ऐसे होता है, क्वेश्चन को पूछते हैं मेरे फ्री होने से पहले किसी दूसरे स्टूडेंट ने जवाब दिया होता है। तो ये इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा होता है। कई दफा मेरे लिए भी बहुत सारी चीजें ऐसी सोचने वाली होती हैं जो स्टूडेंट डिफरेंट एंगल से देखता है, और मैं कहता हूँ हाँ यार बिल्कुल ठीक है। तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हमारा जो कम्युनिकेशन है ये टू वे है, ये वन वे नहीं है। अगर वन वे हुई तो इसकी प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो जाएगी। और कोशिश करनी है लाइव क्लास में आप मौजूद रहें। ये ना हो कि 2 क्लासें लाइव ले ली और 2 के बाद आप रिकॉर्डिंग की तरफ चले गए। लाइव में आपने कोशिश करनी है कि आप मौजूद रहें, ताकि जो भी आप चीज पढ़ रहे हैं, जो आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ, आप फौरी तौर पे पूछ सकें, या उसके बाद जब रिकॉर्डिंग भी लें तो आपको पता हो कि क्या बात हुई थी। ग्रुप में मेरा ख्याल है यार, एक आधे ग्रुप में आप उन्होंने मुझे ऐड किया है, जो मुझे उसका टाइटल नहीं याद, बॉयज के नाम से था कोई, Summer 23 ऑनलाइन, ओ फॉर ऑनलाइन। तो उसमें मैं ऐड हूँ। आप नहीं है तो आप ऐड हो जाएंगे, आप कहें, ये भी ऑब्वियसली पहला दिन है, तो उसी ग्रुप में हमने सारी चीजें शेयर करनी है। जो मैं नोट्स हैं वो उसी ग्रुप में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, जो क्यूरीज हैं वो उसी ग्रुप में हमने डिस्कस करनी है, जो क्वेश्चन है वो उसी ग्रुप में मैं शेयर करूंगा व्हाट्सएप में। अगर आप ऐड नहीं है तो जो एडमिन है उसके साथ आप बात करें, वो आपको ऐड कर दें। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट ऐड नहीं होता मुझे मैसेज कर दे, मैं आपको ऐड करवा दूंगा। उस ग्रुप में ऐड होना आप लोगों का जरूरी है। अगर नहीं ऐड होगे तो समझ लें पैरेलल 2 चीजें चल रही है, क्लास चल रही है, ग्रुप चल रहा है, तो ग्रुप में आप जो चीजें वो मिस कर रहे हो। वहां पे अगर जैन के रेंज में कोई क्वेश्चन आया है, उसने पूछा है, वो यावर साहब को नहीं आता है, तो देखें वहां पे आइडिया हो जाएगा कि एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा, कितने लोगों का फायदा हो गया। तो अगर आप ऐड नहीं है, एडमिन से बात करें, वो आपको ऐड कर देंगे। जी, मेरा नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये आप अपने पास महफूज भी कर लें, ग्रुप में भी आपके पास होगा। कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें। और ग्रुप में तो ऑब्वियसली हमारी डिस्कशन होती रहेगी। तो व्हाट्सएप को आपने ग्रुप को मिस नहीं करना। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, जो लोग ऐड नहीं है वो लोग ऐड हो जाएं, उनको कह दें आपको ऐड कर दें, ताकि हम फॉर्मली फिर चीजें आगे अपनी स्टार्ट कर सकें। जी, इसके अलावा आपकी तरफ से कोई जो क्यूरी है वो डिस्कस कर लेंगे। जी भाई साहब, कोई सवाल नहीं है यार, इतने मुतमईन होकर आप बैठे हैं क्या? इतनी मतलब खोल के चीजें मैंने बयान कर दी हैं कि कोई क्वेश्चन ही माइंड में नहीं आ रहा है। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई क्वेश्चन ना हो। अच्छा जी, सेल्फ स्टडी का सवाल आया कि सेल्फ स्टडी कितनी होगी। डिपेंड करता है कि आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में कितने शार्प हैं। और ये हमेशा मैं कहता होता हूँ कि ये वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, कि कितना टाइम उसको लगाना पड़ेगा। अगर आप थ्योरेटिकल स्टडी में बहुत तेज हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। अगर थोड़ा सा आपको मसला होता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ने में, तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो ओपन बुक के बाद रट्टे वाला जो काम है वो खत्म हो गया, लेकिन चीजें याद करनी पड़ेंगी। और हमेशा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में चीजें याद करने के लिए बार बार पढ़नी पड़ती हैं, तो उसका जो रिक्वायर्ड टाइम है वो आपको लगेगा। हर टॉपिक पे डिपेंड करता है कि कितना लगता है। अभी आप स्टार्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना टाइम आपको लग रहा है चीजों को समझने में, करने में। जी जी यावर साहब, सिलेबस मेरा नहीं ख्याल सी फैप में किसी भी सब्जेक्ट का कम है।
सबसे पहली चीज तो ये है कि हम क्लास में कवर करें, क्लास में कोई ऐसी चीज ना हो जो हमारी रह जाए। उसके बाद फिर आपकी रिवीजन की बारी आती है, जब आखिरी महीने में बैठे तो मैं तो रिकमेंड ये करता होता हूँ कि कोशिश करके 2 दफा लाजमी इसको गो थ्रू कर लें, और वो उसी सूरत में हो सकता है अगर आप साथ साथ कवर कर रहे होंगे। देखिए अभी हर हफ्ते आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड होता जाएगा, लेकिन जब इकट्ठा बैठ के पढ़ना शुरू करेंगे तो बड़ा टाइम लग जाता है। तो मेरा ख्याल है कि 2 रिवीजन लास्ट मंथ में जाके आपको कम से कम करनी चाहिए। उसके भी मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसमें ऑब्वियसली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरे स्टूडेंट्स का भी इनपुट शामिल है कि किस तरीके से आपने रिवीजन प्लान करनी है। और दूसरा तरीका ये होता है लॉ पढ़ने का कि एक तो हम क्लास के साथ साथ कर रहे हैं, जब हम 2 हफ्ते 3 हफ्ते हमें गुजर जाए तो फिर आप अपनी एक रिवीजन साथ लेके चलें कि क्लास वाला साथ चल रहा है और एक जो पहले दिन से हमने टॉपिक पढ़ा था आप उसको थोड़ा सा ऐड करेंगे। जब लॉ पढ़ने बैठे पहले 15-20 मिनट आप पहले वाले टॉपिक को दे लें जो पहले गुजर चुका है, ताकि आपकी चीजें फ्रेश रहें, रिवाइज होती रहें। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो आज जो जनवरी में हम चीज पढ़ेंगे अप्रैल मई तक जाते हुए आपको भूल चुकी होगी। तो कोशिश करके उसके साथ आपने इन टच रहना है, राब्ते में रहना है, किताब आपको पहचानती रहे। जी मोहसिन, करेंगे पास पेपर क्लास में। 100% ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होगा, टाइम लिमिटेशन होती है, लेकिन जो रिसेंट अटेम्प्ट्स के अंदर जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि बड़े अच्छे उसने पूछे हैं और वो टॉपिक को समझने के लिए आपके बड़े बेहतरीन है, वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन टॉपिक वाइज मैं आपको एनालिसिस जरूर बताऊंगा कि ये फलां टॉपिक में फलां क्वेश्चन इतने मार्क्स का उसने पूछा है, तो आप वो करके चले जाएं। तो वो एक एनालिसिस मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। जी अच्छा जी, हमने जो पहला अपना टॉपिक स्टार्ट करना है कल स्टार्ट करेंगे। आज हमारी इंट्रोडक्शन थी, जो आपको आइडिया हुआ, मैंने कुछ चीज़ें बताई आपको। आपके क्वेश्चन से लग रहा है कि आप लोग अभी या आपको चीज़ों का आइडिया नहीं है या आपकी तमाम क्यूरीज जो है वो रिजॉल्व हो चुकी हैं। तो कल हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ग्रुप में जो लोग ऐड नहीं है वो ऐड हो जाएं, ताकि उस ग्रुप में मैं पहला जो टॉपिक है उसके जो नोट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दूं। किताब की अभी टेंशन ना लें, किताब जब आ जाएगी तब तक पढ़ लेंगे, तब तक एक आधा टॉपिक हमने कवर किया होगा, वो इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे। तब उससे पहले आप जो नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा उससे आपने पढ़ लेना है। जी अवैस न्यूमेरिक क्वेश्चन भी अब पूछने लग गया है, वो कॉम्बिनेशन है उसका, दोनों चीजें वो पूछता है, न्यूमेरिक और थ्योरेटिकल दोनों। तो जो न्यूमेरिक क्वेश्चन है जिस जिस टॉपिक में से आ सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो चीजें उसने आपसे अभी तक टेस्ट की हैं पास पेपर में, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा जी, तो न्यूमेरिक जो क्वेश्चन जिस जिस टॉपिक में आ सकते हैं हम करेंगे उसमें, और स्ट्रेटेजी उसकी ऑब्वियसली टॉपिक टू टॉपिक वेरी करेगी। और यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं होता है, ये हम रिपोर्टिंग की तरह नहीं कर रहे कि कोई कंसोलिडेशन है तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, या बीएफडी में हमारा बिजनेस वैल्यूएशन का क्वेश्चन आया या एनपीवी का आया तो एक फॉर्मेट पे चलेंगे, नहीं। यहाँ क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, आपने कैलकुलेशन करके उसकी चीजें इसके सामने रखनी होती हैं। तो कोई एक आधा टॉपिक है जिसमें एक फॉर्मेट होगा और आई के अपने बड़ा उसमें स्मार्ट फॉर्मेट हमें दिए हैं, वो हम कर लेंगे। अदरवाइज न्यूमेरिक कोई ये नहीं है कि हर दूसरा क्वेश्चन न्यूमेरिक हो यहाँ पे, लेकिन पूछ रहा है वो, उसकी हम प्रैक्टिस करके जाएंगे इंशाल्लाह। आप मुतमईन होकर पेपर में जाके बैठेंगे, उससे पहले कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो चुका होगा। जी जी भाई साहब, कोई और परेशानी, क्वेश्चन? देखिए वैसे इस पे मैं ये कहता होता हूँ कि हमेशा आईकेएफ जो सोल्यूशन देता होता है ना, वो एक आइडियल सोल्यूशन होता है, सजेस्टेड उसने साथ लिखा होता है। और आइडियल सोल्यूशन का मतलब है कि आईकेएफ ने वो पेपर बनाया, उसके बंदे ने वो बैठ के सोल्यूशन लिखा, उस सोल्यूशन को किताब से देख के लिखा, 3 बंदों ने उसको रिव्यू किया, चौथे बंदे ने फाइनल किया, वो बड़ा आइडियल सोल्यूशन आपके सामने आ रहा होता है। स्टूडेंट से एज एन एग्जामिनर मैं कभी ये मतलब एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि वो 100% एक्यूरेट उस तरीके से ही दे जो जो लैंग्वेज लॉ की बनती है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं आप अपनी लैंग्वेज में बता देंगे चीजें तो कोई मसला नहीं होगा, जो पॉइंट वो पूछना चाह रहा होता है आपसे अगर वो आप उसको बता देते हैं तो लैंग्वेज का कोई इतना खास मसला नहीं होता है। लेकिन लॉ की लैंग्वेज को समझना जरूरी होता है आपके लिए। लिखनी आपको आती है या नहीं समझनी जरूर आती हो कि इसमें क्या बात कर रहा है वो, इतना ज्यादा मसला नहीं होता लैंग्वेज। आंसर की जो लैंग्वेज है सिंपल, आप उसको बता देंगे, पॉइंट कवर कर देंगे तो काम हो जाएगा। और आईकेएफ के सोल्यूशन की वजह से परेशान नहीं होना कभी कि हम सोल्यूशन में ये लिख रहे हैं और आईकेएफ ने सर इसी लैंग्वेज में लिखा है जो कि बड़ी आला दर्जे की लैंग्वेज है। मैंने बताया है कि 3 बंदे उसको देख के लिखते हैं और फिर रिव्यू करके फिर फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने आ रही होती है, जिसमें गलतियां निकल के सब कुछ हो चुका होता है। तो इसीलिए आईकेएफ ने आपको 50% का क्वेश्चन दिया होता है। जी एनीवन? तो इजाजत दें जनाब, आज के लिए हम क्लोज करते हैं यहाँ पे। कल हम इंशाल्लाह अपने इस फॉर्मली सिलेबस का स्टार्ट होगा हमारा, आप लोग ऐड हो जाएं व्हाट्सएप ग्रुप्स में। मैं कल नोट शेयर करूंगा जो टॉपिक हमने कल पढ़ना है। हम पहला टॉपिक ऑब्वियसली वहां से स्टार्ट करेंगे जो चीजें आपने पहले पढ़ी हुई हैं। तो कल इंशाल्लाह हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और मुझे उम्मीद है और मेरी दुआ भी है कि आप इस क्लास में अगर आए हैं तो आपको सेशन एंड पे बेहतरी फील हो, और मुझे भी वो खुशी देखने का मौका मिले जब स्टूडेंट मैसेज करता और कहता है सर मैं पास हो गया हूँ। यकीन करें उतनी खुशी होती है जितनी अपने पेपर पास होने पे हुई थी, अपने क्वालिफाई करने पे हुई थी। तो जो लोग जिनकी क्वालिफिकेशन अटैम्प्ट है वो क्वालिफाई कर जाएं, जिनकी पहली अटैम्प्ट है वो पेपर पास कर जाएं। तो कल से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं जी, नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ, और मोटिवेशन और कमिटमेंट के साथ। तो इजाजत दें, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है।
बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।